हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईज पीसीएस। हमारे साइंस की स्कोर बूस्टर सीरीज़ में आज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन विच इज़ योर केमिस्ट्री। वी आर डन विद द फिज़िक्स बाय नाउ। आज आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में एक्चुअल में पीसीएस स्पेसिफिक टू यूपी पीसीएससी क्या पूछता है। हाँ, आर दे आस्किंग कि मतलब क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, क्या क्वांटम नंबर्स होते हैं, क्या इसमें केमिकल फार्मूलेज यूज़ होते हैं, कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्या केमिस्ट्री में जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से वो सब पूछा जाता है स्टेट पीसीएस में। द आंसर इज़ नो। तो फिर क्या पूछा जाता है सर? पूछा जाता है वही बेसिक चीज़ें, ये एसिड है, ये किस में मिलता है, ये इसका काम क्या है, सोडियम लाइटेस्ट मेटल है कि कौन सा लाइटेस्ट मेटल है, कौन सा ऐसा मेटल है जिसको जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। यही सब जो बचपन से हम जिन चीज़ों को अवॉइड करते जा रहे हैं वही उसको यूपीपीएससी इसको पूछे जा रहा है। ठीक है, तो जो जीके बेस्ड क्वेश्चन हैं वो ही केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। तो फिर भी हम जो एक बार उसका बैकग्राउंड है वो देखते हुए चलेंगे एंड विल ट्राई टू लर्न थिंग्स इन द लेक्चर इटसेल्फ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला स्टार्ट करते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या पूछ सकता है इसमें पीसीएस? इसमें पूछ सकता है कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी इज़ रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, और क्या होगा उसमें कि उसने क्या बताया था? कुछ नहीं, 19 सेंचुरी में उसने प्रपोज़ किया था कि हर एक कोई भी चीज़ है जितनी भी मैटर है वो एटम से मिलके बनती है और एटम इज़ द बेसिक यूनिट, उसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो क्या ये थ्योरी सही थी? नहीं थी। तो इसका क्या ड्रॉबैक था कि उसने बोल दिया था एटम इंडिविजिबल है, बाद में पता चला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी तो निकले हैं। तो कोई चांसेस हैं इसके क्वेश्चन पूछने की? नहीं। ठीक है, तो बस ये मैक्सिमम पूछ सकता है। कहीं पे लिख दिया डेल्टन और सामने लिख दिया क्या, रिलेटेड टू एटॉमिक थ्योरी, या लिख दिया सामने रिलेटेड टू क्वांटम इंजीनियरिंग, तो अब आप बता पाओगे नहीं यार ये तो कुछ एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड था। ठीक है, सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। उसके बाद ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम्स के उनके बारे में देख लें। उसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? उसमें पूछेगा कि क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ये तो सबको पता होगा ही, राइट। तो और क्या पूछ सकता है? उसमें ये पूछ सकता है चार्ज किसका ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, या फिर न्यूट्रॉन का। ठीक है, पहली चीज़ ये। उसके बाद मास नंबर और कौन इसके डिस्कवरर थे, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले देखो मास, देखो सबसे पहले द इलेक्ट्रॉन हैज़ द मास दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/1837 दैट ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, इसका मास प्रोटॉन से इतना कम है। ठीक है, तो यानी कि प्रोटॉन का सबसे ज़्यादा हुआ। ठीक है, और न्यूट्रॉन का भी देखो ऑलमोस्ट बराबर ही है। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो देखो सबसे ज़्यादा मास किसका हुआ हमारे पास? न्यूट्रॉन का। ठीक है, याद रखना न्यूट्रॉन का नाम वैसा है बट मास सबसे ज़्यादा उसी का ही है, स्लाइटली है लार्जर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और इसका कितना है मास? इसका उतना ही है, बस उससे थोड़ा सा कम है। ठीक है, अब और क्या क्या बेसिक चीज़ों पे इन तीनों को कंपेयर करना है। पहला कि लोकेशन कहाँ पे इनकी, लोकेशन इलेक्ट्रॉन की आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास हो गए। ठीक है, प्रोटॉन का इनसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, याद रखना। सेकंड चीज़ किस पे कंपेयर करेंगे हम? चार्ज पे। चार्ज हम सबको पता है क्या, इसका प्रोटॉन का कितना है, +1 करके कुछ है। ठीक है, और न्यूट्रॉन का कितना है, 0 होता है चार्ज। ठीक है, न्यूट्रल है क्योंकि नाम से ही। और इलेक्ट्रॉन का हमको पता है 9 माइनस में है। ठीक है, तो -1 कुछ कर दिया। इसका सेम है, देख लो, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, चार्ज इसका माइनस और प्लस का डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि डिस्कवर किसने किया था? तो देखो इलेक्ट्रॉन को किया किसने? जे थॉमसन। कैसे याद करना है कल मैंने बता ही दिया है फिजिक्स के लेक्चर में। जे और जे के ऊपर क्या आ रहा है, ऐसे माइनस का निशान बना रहे हैं ना, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन में कौन है आपका? फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। ठीक है, एंड फाइनली आइडेंटिफाइड एंड नेम्ड बाय रदरफोर्ड। तो ये दोनों नाम याद रखना, किसी का भी ये नाम आ सकता है। ठीक है, गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड। नेक्स्ट न्यूट्रॉन का भी मैंने याद करवाया था कल, क्या? जेम्स चैडविक। कैसे याद रखना है? न्यूट्रॉन है, थोड़ा न्यूट्रल सा इंसान है, किसी की भी लड़ाई हुई तो क्या बोलेगा? वो छड़ यार जाने दे। तो छड़ यार यानी कि आपका डिस्कवरर चैडविक है। मास हमने देख ही लिया कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन, फिर ये, फिर ये। ठीक है, इसका बहुत कम है मास। ये आपके चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है? अब न्यूक्लियस मैंने बताया क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है, इट इज़ द एटॉमिक न्यूक्लियस इज अ स्मॉल डेंस रीजन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एट द सेंटर ऑफ एन एटम। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में मिलकर न्यूक्लियॉन बोल दिया। किसने इसको डिस्कवर किया? रदरफोर्ड भाई साहब ने, वही जिन्होंने इसको प्रोटॉन का नाम दिया था ना, उन्होंने इसको भी डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने।
ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड बेस्ड ऑन द गीगर मांडर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है। न्यूक्लियंस आर क्लोज बाउंड टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियस बाय द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, ये और एटॉमिक वेट क्या है, ये सब ऑफन कंफ्यूजिंग से चीज़ें आती हैं, तो याद रखना एटॉमिक नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ठीक है। क्या है ये एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर हमेशा से डिनोट करता है किसको? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है। और मास नंबर सिमिलरली किसको करेगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो मैंने क्या बताया था आपको, फिजिक्स की क्लास अगर आपने देखी हो तो वेट क्या होता है मैंने बताया था, धरती पे बोझ आपका यानी कि ग्रेविटी। ठीक है। और मास क्या होता है? आपके अंदर का पूरा मैटर, उसको मास बोलते हैं हम। ठीक है। तो सिमिलरली मास नंबर है, तो मास नंबर आपके अंदर जो जो चीज़ें हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको कंबाइन करके बोलेंगे मास नंबर। आपके अंदर का जितना भी मैटर है उसको मास बोलते हैं। ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो वही इसका मास नंबर है। और सिर्फ अगर प्रोटॉन पे फोकस करें तो आपका एटॉमिक नंबर। तो अगर किसी का पूछा जाता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, तो उसका मतलब क्या है कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताए गए हैं इन द न्यूक्लियस। तो याद रखना मास नंबर P+N है, और सिर्फ P क्या है? P आपका एटॉमिक नंबर है। ठीक है। और इनका किससे डिनोट करते हैं? मास नंबर हमेशा A से, एटॉमिक नंबर हमेशा Z से। और इसको याद करने का तरीका देखो, एक और है। एटॉमिक नंबर में वर्ड आ रहा है एटम, एटम बम वाला एटम। ठीक है। तो याद रखना एटम बम की जब भी बात हो तो एक तो जलजला आ जाता है जब भी इसको फोड़ते हैं, Z से जलजला। जलजला मतलब एकदम त्राही त्राही मच जाती है। ठीक है। और दूसरा क्या, एक कुछ टन का एटॉमिक बम होता है ना, ऐसे बोलते हैं ना 2 टन का एटॉमिक बम फोड़ा, तो हमेशा इसमें टन वर्ड जरूर आएगा, प्रोटॉन। ठीक है। सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और Z इक्वल्स टू जलजला और एटॉमिक बॉम्ब, ये तीनों याद रखोगे तो अगर ये याद हो गया तो ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है, अगर कोई पूछे आपसे कि मास नंबर ऑफ एन एटम क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है। इसके अलावा कुछ याद रखना है? नहीं। एटॉमिक वेट कोई पूछे तो क्या है? द एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम इज़ द अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इट्स मास नंबर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना मास क्या है, उसके अंदर का जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैटर है, वो सब कुछ आपका मास है। तो हम एटॉमिक वेट भी वही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज़ वही एटॉमिक वेट हो गई। ठीक है। अब क्या है, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक एक टर्म आई। क्या है आइसो? द आयंस एंड द एटम्स विद द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब इसमें ये बताया जा रहा है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जिसमें आइसो सिमिलरली आइसोटोप्स करके बात वर्ड आता है, इसमें क्या है, आर द एटम्स ऑफ केमिकल एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, यानी कि एटम बम इसमें सेम है। ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है जिसमें सॉरी आइसोटोप क्या होता है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो। ठीक है। याद रखना। और एटॉमिक नंबर सुनते ही हमको क्या याद आना चाहिए? एटम बम। एटम बम यानी कि सर ने बताया था एटम बम होता कुछ टन वाला होता है, यानी कि प्रोटॉन होगा। और सर ने क्या बताया था? प्रोटॉन के अलावा कि Z से इसको डिनोट करते हैं क्योंकि जलजला। ठीक है। Z और टन, दो चीज़ें आपको एटॉमिक नंबर सुनते ही याद आनी चाहिए। ठीक है। और जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो तो वो आइसोटोप हो गए। कैसे याद रखना है? टॉप पे कौन लोग होते हैं जिनके पास एटम बम है? USA, इंडिया, इन चाइना, ये जो P5 कंट्रीज़ हैं। ठीक है। इन सब के पास एटम बम है, इसलिए ही इनको एटॉमिक ऐसे बोलते हैं ना, ये टॉप पे हैं। तो आइसोटॉप पे याद रखना जो एटॉमिक नेशंस हैं। ठीक है। और एटॉमिक सुनते ही क्या याद आना चाहिए? दो चीज़ें, एक तो कितने टन का उसके पास बारूद है, और Z जलजला। ठीक है। द प्लेस ऑफ आइसोटोप इज सेम इन द पीरियोडिक टेबल एज दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन देख लो, 3 के इनके पूछे जाते हैं कि प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। ठीक है। ये तीनों क्या हैं? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैं। यानी कि देखो इसमें मैंने क्या बोला, इनका एटॉमिक मास सेम होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है, ये देखो ये रहा ऑप्शन। ठीक है। यहाँ पे जो 3 हैं इन तीनों के एटॉमिक नीचे वाला हिस्सा जो है वो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। सिमिलरली जो हाइड्रोजन है इसमें सही से ये फॉर्मूला दिखा नहीं है, दूसरा दिखाता हूँ, रुको। तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं किसका? कार्बन का। कार्बन का आपने सुने होंगे C, बहुत सारे इसके क्या आइसोटोप्स हैं। तो नीचे क्या लिखते हैं हमेशा? C6।
ठीक है। उसके बाद अलग अलग उसका मास नंबर है, C12 है, 13 है और 14 है। तो कार्बन 14, कार्बन 13, कार्बन 12 ऐसे ऐसे बोलते हैं। पर इसमें देखो नीचे सेम है सब कुछ, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z, ठीक है। बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, यानी कि मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। और जिनमें ये ऊपर वाला सेम हो जाएगा मास नंबर, उनको क्या बोल देंगे, आइसोबार्स बोल देंगे। देखो आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज एटॉमिक मास जिसमें सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सिमिलरली आइसोटोन क्या हुआ, विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड आइसोटोन्स, ठीक है। और देखो अभी तक हमने क्या क्या देखा, वापस रिवाइज करते हैं। क्या, एटॉमिक नंबर सुनना है हमको। एटॉमिक नंबर सुनते ही क्या याद आना चाहिए, पहला तो टन, कितने टन का है उसके पास, और दूसरा क्या कि जलजला आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आया हूँ, आइसो, ये वर्ड आया ना आइसोटोप्स। टोप सुनते ही आपको याद आना चाहिए टॉप पे कौन है भाई, टॉप पे तो अपने वही कंट्रीज़ है जिनके पास एटम बम है। तो एटॉमिक नंबर जिनका सेम है वो टॉप पे हैं, तो आइसोटॉप्स। पर एक और चीज़ और देखनी है, वो वैसे तो टॉप पे हैं पर दुनिया की नज़र में ऐसे कंट्रीज़ को क्या गंदा समझा जाता है कि यार ये लोग वर्ल्ड पीस में विश्वास नहीं रखते। तो जब भी ऐसा फार्मूला में भी लिखा जाने लगा तब याद रखना नीचे वाले हिस्सा सेम होना चाहिए, यानी कि आपका एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है। डिस्पाइट बीइंग ऑन टॉप लिखा जाता है एटॉमिक नंबर नीचे, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें अच्छे से याद रखना, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, इसलिए 3-4 बार बोल रहा हूँ मैं। अगर कि कभी ऐसा लिखा आ गया C612 और पूछ लिया इसमें कि क्या एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, तो याद रखना नीचे वाला हमेशा आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एटम बम जिनके पास है वैसे तो टॉप पे रहते हैं बट इज्जत उनकी थोड़ी लो होती है, इसलिए नीचे वाला हमेशा आपका एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट क्या है, रेडियो एक्टिविटी। सब जानते हैं क्या होता है कि कोई भी ऐसा रेडियो एक्टिव मटीरियल हो तो वो कुछ एमिट करता है कि रेज वगैरह, अल्फ़ा बीटा गामा रेज आर एमिटेड फ्रॉम द एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, दीज आर नोन एज रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है। किसने ये फर्स्ट टाइम रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था, हेनरी बैकरल इन यूरेनियम, ठीक है। उसके बाद कुछ सालों 2 साल बाद मैडम क्यूरी भी आ गई, ठीक है, उन्होंने वो आपका रेडियम वगैरह ढूंढ लिया था। और ये सब भी याद रख लेना है, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कौन सी होती है अल्फ़ा बीटा और गामा में से, ये रेज में से, तो जिस वे में है उसी वे में वेलोसिटी है। बट आयनाइजिंग पावर में भी सबसे ज़्यादा किसकी है, अल्फ़ा की। वेलोसिटी में देखो उल्टा है कि अल्फ़ा की कम है, बीटा की उससे ज़्यादा है और गामा की सबसे तेज़ है, यानी गामा की बहुत तेज़ जाती है गामा रेज, ठीक है। परंतु आयनाइजिंग पावर किसकी सबसे ज़्यादा है, अल्फ़ा की। तो यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, वेलोसिटी और आयनाइजिंग पावर। सिंपल सा क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, आउट ऑफ दीज 3 अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज द हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर इज़ ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, और हम सब गामा लगा के आ जाएंगे क्योंकि आयनाइजिंग पावर पूछा है, तो याद रखना अल्फ़ा की सबसे ज़्यादा है। अब कुछ कुछ डिस्कवरीज हुई थी इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की, जैसे पाई मेसॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके याद रख लो। जैसे मैंने बताया प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, आपके गोल्डस्टीन ने, फिर बाद में रदरफोर्ड ने नेमिंग वगैरह की। तो ये कब हुआ, सबसे पहले प्रोटॉन को ढूंढा गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कोई भी क्वेश्चन बने तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इस वे में है, पेन, PEN। प्रोटॉन पहले ढूंढा गया, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन लास्ट में। तो ये तो सबसे पहले इनको ही ढूंढेंगे एटम के बाद में, उसके बाद ये पाई मेसॉन वगैरह अपने आज़ादी के टाइम पे आए हैं। ईयर वगैरह याद रखने तो आप याद रख सकते हैं, वरना अगर सिर्फ क्रोनोलॉजी याद रखनी है तो पेन याद रख सकते हैं। हिग्स बोसॉन क्या है, जिसको हम गॉड पार्टिकल बोलते हैं, वही हिग्स बोसॉन है। इज द फंडामेंटल पार्टिकल एसोसिएटेड विद द हिग्स फील्ड, अ फील्ड दैट गिव्स मास टू अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क्स। क्या है ये, तो इतना वैसे जानने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल किसको कहते हैं, हिग्स बोसॉन को कौन कब आया, उसका वो सब डेट वगैरह देख लेना। और जो हमारी सर्न वाली जो क्या थी, पार्टिकल एक्सेलरेटर था, वहाँ पे उसको वर्ड याद रख लेना, 2-4 चीज़ें, ठीक है। लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर वगैरह। और क्या याद रखने का है कि अगर कोई पूछ ले सिंपल सा कि व्हाट इज़ हिग्स बोसॉन, तो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल विच प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स फील्ड। हिग्स फील्ड क्या है, हिग्स फील्ड एक ऐसी फील्ड है, मतलब इनविजिबल फील्ड है एक, ठीक है, जिसकी वजह से ही जो दुनिया में जो भी पार्टिकल्स हैं उनके पास मास हैं, ठीक है। दिस फील्ड इज़ वॉट गिव्स पार्टिकल्स देयर मास, विदाउट इट जो भी पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनमें कोई मास नहीं रहेगा, ठीक है, और कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये हिग्स फील्ड की प्रेजेंस कौन हमको दिखाता है, हिग्स बोसॉन पार्टिकल, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है, क्या ये भी याद रखना नहीं, बस जितना मैंने बोला उतना याद रखो कि गॉड पार्टिकल इसको बोलते हैं। और इसके लिए
किसने नोबेल लॉरेट का नाम रख लो, लियोन लेडरमैन। वैसे ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देख लें एक्चुअल केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। कंपैरिजन चार्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते हैं, उनमें कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या हैं? इट रिफर्स टू चेंजेस इन विच द मॉलिक्यूल्स आर रीअरेंज्ड बट देयर इंटरनल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। ठीक है, ये आपका फिजिकल चेंज होगा, यानी कि उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। उसकी फिजिकल चेंज हुई है, कुछ केमिकल नेचर नहीं बदल रहा है, यानी कि इट इज़ रिवर्सिबल, इट कैन बी रिकवर्ड। चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस, दैट इज़ उसकी शेप, साइज़, कलर, ये सब चेंज हुआ होता है। कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, यानी कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स हुई, ठीक है, वापस जमा दो। वैक्स था, उसको पिघला दिया, वापस जमा दो, पुराने वाला आ गया। यानी कि उसकी फिजिकल फॉर्म सॉलिड से लिक्विड तो हुई मेल्ट होने पे, पर वो रिवर्सिबल है, वापस सॉलिड कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस का भी यही है, बर्फ़ पिघला दी, वापस जमा दो, चेंज हुई तो वापस हो गया। सिमिलरली डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इन द वाटर, घोल दिया शुगर उसमें, उसको क्या उसको अलग कर सकते हैं? हाँ, कुछ बॉयल कर दो या जैसा भी करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें रिवर्सिबल है कि आपका फिजिकल चेंज हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है, बट इंटरनल कंपोजिशन उसका सेम रहता है। सिमिलरली केमिकल चेंजेस क्या हैं जो प्रोसेस होती हैं? केमिकल चेंज इज अ प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ न्यू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, यानी कि इरिवर्सिबल है। इसमें आपका पूरा केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, और न्यू प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। एग्जाम्पल, एडिंग विनेगर टू बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा में विनेगर डाल दो तो ऐसा थोड़ी कि उसके बाद वापस आप बेकिंग सोडा और विनेगर को सेपरेट कर सकते हो। अब जैसे वो देखते हो ना कि पेप्सी में या माउंटेन ड्यू में आपने मेंटोस की गोली डाल दी और ऐसे फव्वारा सा बाहर आ गया, तो ऐसा थोड़ी है कि उसके बाद उस फव्वारे को वापस अंदर डाल के मेंटोस की गोली वापस निकाल सकते हो। कुछ केमिकल चेंजेस हुए हैं, दोनों में रिएक्शन हुआ है। ठीक है, सोरिंग ऑफ मिल्क हो गया, मिल्क खट्टा हो जाता है ना, तो उसको वापस रिकवर थोड़ी कर सकते हो कि वाह वापस दूध फट गया तो उसको सिल दो। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड में भी यही है। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या है, एक्चुअल में चेंजेस हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे सोल्यूशन। व्हाट इज़ सोल्यूशन? क्या है? एक होमोजीनस मिक्सचर कंपोज ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं, हमको पता है कि सोल्यूशन क्या होता है यार। होमोजीनियस वगैरह इन वर्ड से डरना नहीं है। होमोजीनस मतलब सिमिलर, होमो, ठीक है, और हेट्रो इसका अलग डिफरेंट होता है। ठीक है, कंपोज ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। और क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक होती हैं सॉल्यूशन की? द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। सॉल्यूशन तभी तो बोलते हैं किसी चीज़ का सॉल्यूशन है जिसमें हम उसमें देख नहीं पाते, कोई जिस चीज़ को उसमें घोला गया है वो हमको दिख नहीं पाता, दैट इज़ अ सॉल्यूशन। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम थक्का सा कुछ नहीं बनता कि इसकी वजह से उसमें रे डाली तो स्कैटर हो गई, नहीं। सॉल्यूशन डज नॉट अलाउ बीम ऑफ लाइट टू स्कैटर। एक स्टेबल होती है सॉल्यूशन चीज़, और फ्रॉम ए सॉल्यूशन द सैल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से उसको वापस सेपरेट नहीं किया जा सकता। यानी कि सपोज़ एक कोई आपने कलर लिया, उसको किस में घोल दिया? पानी में। सपोज़ पिंक कलर का कोई कलर था, अब उसमें घुल गया एकदम प्रॉपरली। ठीक है, अब क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है कि उसमें से अब वापस पिंक कलर निकाल सकते हो, नहीं हो पाएगा सब फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो यही आपकी सोल्यूशन होगी जिसमें रेडिली दो होमोजीनियस मिक्सचर मिक्स हो गए हैं। उसके बाद सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके एग्ज़ाम में सोच रहे हो कि सर ने सॉल्यूट ये बताया था, सॉल्वेंट ये बताया था। बेसिक सी चीज़ें हैं यार ये तो इनको याद रखने के लिए हमेशा एक एग्जाम्पल क्या याद रखो अपना, वही पानी और शुगर का। तो पानी जो है वो आपका सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? हमेशा सॉल्वेंट है, अपने आप में घोल रहा है, सॉल्वेंट। और जो चीज़ घुल रही है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, जो छोटा नाम है ना सॉल्यूट थोड़ा सॉल्वेंट से, तो यानी कि जिसकी अमाउंट थोड़ा कम है, तो पानी और चीनी में से कम अमाउंट किसका है? चीनी का ना, तो चीनी इज़ द सॉल्यूट, पानी का ज़्यादा है इसलिए इट इज़ द सॉल्वेंट। तो ये आपके सॉल्यूशन बनाते हैं दोनों मिलके, अब घुल गए तब क्या हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। तो यानी कि कोई पूछे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप अब तक आपको पता हो। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह हैं, देखते हैं पढ़ना है कि नहीं। नहीं, ये सब बिल्कुल काम का नहीं। गैशियस सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन, नाम से पता लग रहा है। कोई लिक्विड सॉल्यूशन क्या है कि इफ़ द सॉल्वेंट इज़ लिक्विड, जिसमें घोल रहे हैं वो लिक्विड है, वो लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, इफ़ द सॉल्वेंट इज सॉलिड, ये सब नहीं पढ़ना है। अब क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, जिसमें थोड़ी डाइल्यूटेड फॉर्म में हो, कंसनट्रेटेड नहीं हो, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। द सॉल्यूशन दैट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन।
आप देखते होंगे ना, आप जब बचपन में केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो बोलते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4, तो उसमें क्या है कि उसमें H2SO4 का अमाउंट ज़्यादा है, और डाइल्यूट मतलब थोड़ा उसमें पानी वानी मिला के थोड़ा उसको कम कर दिया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का भी क्या मतलब है? इज़ ए सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सब्सटेंस दैट हैज़ बिन मिक्सड इनटू इट, वो सैचुरेट हो गई है। सॉल्युबिलिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सॉल्यूट मतलब चीनी, दैट डिजॉल्व्स इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, पानी, लिक्विड सब्सटेंस मतलब एक पानी में कितने अमाउंट ऑफ चीनी घुल सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे? इसकी सॉल्युबिलिटी, कितनी अमाउंट ऑफ चीनी को अपने अंदर घोल सकता है, उसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में हमेशा सॉल्यूट को क्या बोलूँगा? चीनी, और सॉल्वेंट को क्या बोलूँगा? पानी। ठीक है, याद रखना है ये। और इसका ये याद रख लेना कि किस में इसको एक्सप्रेस किया जाता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि पानी, through the semi-permeable membrane into a solution of higher solute concentration that tends to equalize the concentration of solute on the two sides of the membrane। सर क्या तेज़ी से बोल गए आप? तो तेज़ी से ये बोलने वाली बात है कि जहाँ पे भी चीनी या फिर नमक जहाँ पे ज़्यादा है और जहाँ पे कम है, दो जगह होती हैं, राइट? सॉरी, हाई कंसनट्रेशन या फिर लो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो हमेशा याद रखना, लो से हाई की तरफ मूव करता है हमारा सॉल्वेंट, यानी कि पानी हमेशा कहाँ पे मूव करेगा? लो से हाई, जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो है वहाँ से लेकर जहाँ पे हाई है उसकी तरफ मूव करेगा। यानी कि सपोज़ आपका इधर एक बीकर है, इधर अलग है, इसमें नमक का पानी है जिसमें ज़्यादा नमक है, ठीक है, इसमें थोड़ा कम नमक है, तो पानी कहाँ? लो से हाई की तरफ मूव करेगा। ठीक है, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी का यूटिलाइज़ कौन करते हैं? प्लांट्स मतलब कैसे करते हैं कि प्लांट्स के अंदर थोड़ा ये क्या सॉल्यूट्स ज़्यादा, प्लांट्स का छोड़ो, आप अपने सेल भी, कैसे आपका सेल कैसे पानी वानी एब्जॉर्ब करता है, कैसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है, सबका वही है कि लो से हाई की तरफ जाएगा। एंड सिमिलरली जैसे आपने देखा होगा ना, किशमिश को आप भिगोते हैं तो कैसे वो फूल जाता है? फूलने का वही रीज़न है क्या? ऑस्मोसिस। किशमिश का एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोल दिया, ठीक है, और बाहर हाई कंसंट्रेशन है, अंदर सॉल्यूट की लो कंसंट्रेशन है, सॉरी अंदर हाई है बाहर लो है। सो लो से हाई की तरफ जाएगा कौन? पानी हमेशा। ठीक है, तो जहाँ पे भी हाई कंसंट्रेशन है, याद रखना, नमक जहाँ ज़्यादा वहाँ पानी चला, ठीक है, या फिर चीनी जहाँ ज़्यादा वहाँ पानी चला। अब ये सेम चीज़ आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इन ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट हैपन्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो बोलना कि नहीं भैया, हाई से लो नहीं है, लो से हाई की तरफ है, जिसके पास कमी है वो खुद लेने जा रहा है हाई। ठीक है, तो ये सुन के एकदम भयानक सा लगेगा, सॉल्वेंट क्या बोला जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्यूट क्या है, ये सब डरना नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेमी परमिएबल मैंने बता ही दिया क्या एक मेम्ब्रेन होगा, उसके आर पार ये पूरा प्रोसेस होगा। मेटल, मिनरल एंड ओर क्या है ये? द अर्थ क्रस्ट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एलिमेंट, ये सब पता है आपको। सबसे ज़्यादा अमंग नॉन मेटल्स ऑक्सीजन एंड देन सिलिकॉन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और मेटल्स में कौन सबसे ज़्यादा? एल्यूमिनियम इज़ मोस्ट अबेंडेंट। ठीक है, तो वैसे ऑक्सीजन है नॉन मेटल्स में और ओवरऑल भी, बट वैसे मेटल्स में एल्यूमिनियम है। और कुछ जानने का है, मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स स्टेट्स इन विच मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स अकर इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में जिस फॉर्म में आपको मेटल्स मिल रहे हैं उनको बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, और ओर्स क्या हैं? मिनरल्स फ्रॉम विच इकोनॉमिकली बेनिफिशियल मेटल्स और जेम्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ऐसे मिनरल्स भी होंगे ना कुछ जिनमें से कुछ काम का ही नहीं निकल रहा, तो उनको ओर नहीं बोलेंगे। और वो होंगे जिनमें से कुछ काम की चीज़, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल चीज़ें निकल रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन आता है क्या, बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि एक बॉक्साइट का ओर मिलता है हमको पड़ा हुआ धरती के अंदर, उसमें से हम खोद खाद के जो भी प्रोसेस करके उसमें से हम एल्यूमिनियम निकालते हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिकली यूज़फुल है हमारे लिए। तो यही सब क्वेश्चन आते हैं, तो देख लेते हैं अब एक एक करके कैसे याद रखना है। तो देखो, सबसे पहले सोडियम के हम ओर्स वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा कि बोरेक्स इज़ द ओर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। तो सोडियम पे क्लिक करना है आपको। तो क्या क्या इसमें तरीका है याद करने का? सोडियम हम सबको पता है क्या, NaCl, यानी कि अपने नमक से लिंक कर दो सोडियम को। ठीक है, तो इसमें आपका ज़्यादातर चीज़ों में सॉल्ट वर्ड का यूज़ होगा, जैसे रॉक सॉल्ट, सॉल्ट पीटर। ठीक है,
ग्लोबर सॉल्ट, ठीक है, ग्लोबेराइट ऐसे याद रख लेना, जैसे ग्लोबर सॉल्ट है या गोइटर वगैरह होता है ना सोडियम की कमी से, आयोडीन की कमी से सॉरी, तो ये भी आपके नमक से याद रख लेना, गोइटर या ग्लोबराइट, ग्लोबराइट सॉल्ट, ये सब तो हो गया। उसके बाद बचा क्या, बोरेक्स बचा है, तो वो याद रख लेना एक सोडियम का कि बोरेक्स, ठीक है। सिमिलरली लेट्स गो टू पोटेशियम। पोटेशियम में क्या क्या है, तो पोटेशियम को याद रखना वर्ड पोता से, पोता यानी कि कोई आपका घर में छोटा बच्चा हो, बच्चे वगैरह क्या हैं, सबसे पहले उनको स्कूल में डालना पड़ता है, स्कूल में डाला, स्कूल में जाते ही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो स्टेशनरी वगैरह ख़रीदना, याद है पहले कैमल की स्टेशनरी आती थी, कैमल के बॉक्स आते थे, उसके कैमल के स्केल वगैरह आते थे, तो कैमल के स्टेशनरी। उसके बाद आपको ड्रेस सिलवानी पड़ती है, तो सिलवानी पड़ती है, ठीक है, तो सिलवानी पड़ी, कुछ कैमल के प्रोडक्ट्स लिए, कहाँ पे, आपके स्कूल में, तो ये सब आपके पोते को करना पड़ रहा है बेचारे को। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को आपको याद रखना है किससे, मैग्नेट यानी कि अट्रैक्शन से, मैग्नेट्स अट्रैक्ट होती है ना एक दूसरे की तरफ, तो मैग्नीशियम अट्रैक्शन या फिर लव वाला अट्रैक्शन से याद रखना है। जैसे मैग्नेसाइट तो नाम से पता लग रहा है मैग्नीशियम का है, एंड व्हेन यू आर अट्रैक्टेड टू समवन, तो आपका अपने पार्टनर के साथ क्या डोलने जाते हो कहीं पे, ठीक है, तो डोलोमाइट हो गया। कैमेलाइट वही अपना कैमल वाला, ऊपर जो पोटेशियम का है इसका भी है, तो इसको याद रखना, किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हो तो एक तो डोलने जाते हो, उसके साथ कमाल की फीलिंग आती है, फिर उसके बाद थोड़ा किस वगैरह हो ही जाता है, लास्ट में अगर एपिसोड थोड़ा और सॉल्टी सा हो जाता है। तो इसमें याद रखना एप्सम सॉल्ट जो है, इसमें याद मत लिख देना सोडियम में, इसमें भी सॉल्ट वाले हैं, रॉक सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट है, एप्सम सॉल्ट वगैरह हैं। अगर आपने कभी देखा हो कि बाथ टब वगैरह में ऐसे बाथ बॉम्ब्स यूज़ किए जाते हैं फॉर टेकिंग बाथ, उसमें एप्सम सॉल्ट का यूज़ किया जाता है, इट इज़ द ओर ऑफ मैग्नीशियम ओनली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ योर कैल्शियम। कैल्शियम का आपको ज़्यादातर पता होंगे, लाइमस्टोन पता ही है, कैल्साइट नाम से पता लग रहा है, जिप्सम आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना एक फ्लोर स्पार, ठीक है। तो कैल्शियम का थोड़ा जनरल सी चीज़ें हैं, फार्मूले में भी दिख जाएगा। कैल्शियम लाइमस्टोन का क्या है, CaCO3 है, कैल्साइट ये है, जिप्सम क्या है, CaSO4.2H2O। अगर सॉइल एसिडिक हो या बेसिक हो, किस में आप जिप्सम मिलाते हैं, ठीक है, सीमेंट के उसमें फंक्शनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में जिप्सम मिलाते हैं, तो देख लेना एक। उसके बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का आपको बॉक्साइट तो सबको पता होता ही है, नहीं पता तो देखते हैं कैसे कैसे करते हैं, तो देखो, तो एल्यूमिनियम को याद रखना कि दिया, क्या दिया आपने, बॉक्सिंग यानी कि एक मुक्का मारा, कहाँ पे, आप किसी इंसान के कोर पे, तो ही स्टार्ट्स क्राइंग। कोर मतलब आपका एब्स वाला पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं ना कोर स्ट्रॉन्ग रखो, तो याद रखना दिया अगर किसी को बॉक्सिंग, बॉक्सिंग मतलब पंच, ठीक है, दिया अगर किसी को बॉक्सिंग उसके कोर के हिस्से पे, तो ही और शी विल क्राई। तो ये सारे वैसे ऐसे याद रखना है तो ऐसे ठीक है, वरना बी से है, सी है, फिर डी है, ABCD वाला, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, ठीक है, तो ABCD से याद रख लेना। टिन का है आपका कैसेट राइट, इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि कैसेट वगैरह जो होती हैं, अब कैसेट्स पहले यूज़ करते हैं ना, अब क्या कुछ काम आता है उनका, नहीं कुछ काम का है नहीं, क्योंकि आपके पास पेन ड्राइव्स हैं, फ़ोन है, तो कैसेट का तो क्या ही यूज़, तो अब वो टिन का डब्बा हो चुकी है, ठीक है, इट इज़ ऑफ नो यूज़, कैसेट्स आर टीन टप्पर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर लेड। लेड की इंपॉर्टेंट नहीं है, गैलिना, क्रियोसाइट, मैथलोकाइट, कोई नहीं पूछता। कॉपर के पूछ सकते हैं क्या, कॉपर के में हम चैल्कोलिथिक एज होती है ना, जो हम पढ़ते थे, किस में पढ़ी है चैल्कोलिथिक एज, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ी होगी ना, तो सब वैसे से ही नाम है, देखो, चैल्कोपायराइट, चैल्कोसाइट, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट पता ही लग रहा है कॉपर से, कॉपर का ही दूसरा नाम रखा है क्यूप्राइट। मेलेशाइट और एज्यूराइट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट याद रख लेना, ठीक है, क्या, मेलेचाइट एंड एज्यूराइट, इनको भी याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे कॉपर की बोतल का आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ पड़ा है, तो एकदम से पहले बचपन से चलता आ रहा है, पर एकदम से अगर सोशल मीडिया पे फेमस हो गया कि कॉपर बॉटल, भाई पानी तो पीना चाहिए तो कॉपर बॉटल में, तो एकदम सब लोग उसी चीज़ की माला जपने लगे, हाँ भाई कॉपर में पियेंगे, माला पियेंगे का, क्या माला जपने लग गए किसकी, कि हम कॉपर वाटर में ही पानी पियेंगे, तो माला चाइट। उसके बाद एजियोराइट की मतलब, हाँ जी आई एम श्योर कि अब मुझे कॉपर में ही पानी पीना है। उसके बाद क्या है, सिल्वर। सिल्वर में नेटिव सिल्वर नाम से ही पता है, एर्जेंटाइट, तो इसका जो फार्मूला होता है सिल्वर का, AG बोलते हैं, वो इसी वजह से AG बोलते हैं, क्यों, एर्जेंटाइट, AG, ठीक है। और एक सिरारजेराइट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जिंक। जिंक का देखो, एक तो जिंक ब्लेंड और जिंकाइट तो पता लग जाएगा। उसके बाद बचा फ्रैंकलिनाइट और कैलेमाइन,
तो ऐसे याद रखना कि जिंक का क्या मतलब है, जिन कि मतलब पूछ रहे हैं कि मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनके ऊपर एक सर्वे किया गया कि इसमें पूछा जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिन, ठीक है, उनमें क्या कॉमनैलिटी, उनमें कॉमन चीज़ें ये थी कि एक तो उन सबका माइंड काम था, ठीक है, तो कैलामाइन से याद रखना काम माइंड, ठीक है, और दूसरा क्या है कि वो लोग थोड़े फ्रैंक से थे, ऐसे नहीं कि अपनी फीलिंग्स को दबा के रख रहे हैं, जो भी दे वांट टू से दे वर एबल टू एक्सप्रेस इट फ्रीली, तो फ्रैंक थे वो लोग। और कौन थे वो लोग जिनका सिलेक्शन हुआ, जिंक, ठीक है। मरकरी का क्या है, सिनेबार, ठीक है। तो मरकरी को ऐसे याद रख लो यार कि मरकरी को क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं ना, तो पारा हाई किसको देख के हो जाता है आजकल हमारा, चाइना, चाइना को देख के हमारा पारा हाई हो जाता है। क्यों, पाकिस्तान को तो हम आसानी से पीट देते हैं, चाइना का ये है कि भाई ग्रोथ भी करे चले जा रहा है, हाँ जॉब भी सबको दे रहा है, पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर लिए, तो उसको देख के अब पारा हाई होने लग गया कि यार ये तो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद मैंगनीज़, इससे पहले भी तो हमने मैंगनीज़ देखा नहीं बेटे, मैग्नीशियम था Mg, और ये क्या है मैंगनीज़ Mn, याद रखना दोनों में डिफरेंस। क्यों, क्योंकि देंगे वो क्या, मैंगनाइट, आप देखोगे अरे मैग्नीशियम टिक करके आ जाओगे, ठीक है। तो यही याद रखना, वैसे बाकी दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैंगनाइट देख लेना कि ये मैंगनीज़ का नहीं, मैंगनीज़ का है, मैग्नीशियम का नहीं है। आयरन का ये तो पढ़ ही रखा है हमने, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट, ये आपको मैंने ज्योग्राफी में भी इसकी ट्रिक बता रखी है, ठीक है, अगर आपने हमारी ग्रंथ सीरीज़ का पार्ट है तो, नहीं है तो अब कुछ देख लेते हैं आपके लिए भी। तो ऐसे याद रख लो यार कि मेरा होगा लेमन सोडा, आयरन से याद रखना मेरा होगा लेमन सोडा, ठीक। सिडराइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट से तो समझ जाएंगे मैग्नेट वगैरह आयरन से रिलेटेड होगा, ठीक है। हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एलॉयज़ क्या हैं, ये तो आपके और हो गए। एलॉयज़ क्या है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकल है, एटलीस्ट वन ऑफ विच इज़ अ मेटल, ठीक है, उन दोनों का मतलब एलॉय बन गया। फॉर एग्जांपल स्टील क्या है, स्टील दो तीन चीज़ों से मिलके बना जाता है, मेड बाय मिक्सिंग कार्बन विद आयरन, ठीक है। सिमिलरली स्टर्लिंग सिल्वर क्या हुआ, सिल्वर लिया उसमें कुछ और चीज़ें ऐड की लाइक कॉपर वगैरह, उसको ज्वेलरी वगैरह में यूज़ किया जाता है। सिमिलरली कुछ मेटल कुछ एलॉयज़ देख लेते हैं, पहला है ब्रास, फिर स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज, सोल्डर, ड्यूराल्यूमिन, ये जर्मन सिल्वर, एल्निको, नाइक्रोम, जो यूजुअली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछते हैं क्वेश्चन इसमें, इसमें पूछते हैं कि सोल्डर इज़ एन अलॉय मेड अप ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, तो लेड प्लस टिन दे दिया, उसके बाद दे दिया स्टील प्लस क्रोमियम, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस जिंक, ऐसा कुछ भी दे दिए, तो याद रखना है लेड प्लस टिन इज़ द सोल्डर। अब कैसे कैसे याद रखें एक एक को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट से, नाइक्रोम, नाइक्रोम में क्या है, दिख ही रहा है सब कुछ, एन से निकल, आई से आयरन, सी से क्रोमियम, उसके बाद एम से मैंगनीज़, ठीक है, क्रोम, ठीक है। और उसके बाद एल निको में कुछ पता लग रहा है, एल मतलब एल्यूमिनियम, एन से निकल, आई से क्या आयरन है, फिर को से आपका कोबाल्ट है, इसमें को है पूरा, इसमें क्रो है, क्रो मतलब क्रोमियम है, ठीक। सिमिलरली जर्मन सिल्वर क्या है, जर्मन सिल्वर है CnZ, ठीक है, जर्मन सिल्वर है CnZ। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट इज़ योर ड्यूराल्यूमिन, ड्यूराल्यूमिन यानी कि एक तो पता लग रहा है एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉपर है, और साथ में आपके मैग्नीशियम और मैंगनीज़ है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, एक तो आपका एल्यूमिनियम नाम से पता लग रहा है और एक कॉपर अच्छे से याद रखना, ठीक है। उसके बाद सोल्डर में आपका है क्या, लेड प्लस टिन, इसको कैसे याद रखोगे कि बेचारे जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं, सोल्जर्स वगैरह का काम क्या है, दिन भर मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, तो उनको जब मौका मिलता है वो लेट जाते हैं ताकि रेस्ट कर पाएँ, तो लेट टी, ठीक है। उसके बाद ब्रॉन्ज़ क्या है, ब्रॉन्ज़ आपको पता है कॉपर प्लस टिन, ठीक है। कैसे याद रखें, ब्रॉन्ज़ के हमारे यहाँ काफ़ी स्टैचूज़ वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो और स्टैचूज़ वगैरह किसके बनते हैं, भगवान के, और भगवान को हम क्या बोलते हैं, कोटि कोटि नमन, तो कोटि, ठीक है, कोटि कोटि नमन। उसके बाद स्टेनलेस स्टील, जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ब्रॉन्ज और स्टेनलेस स्टील, और स्टील इन तीनों पे सबसे ज़्यादा आते हैं। क्या है स्टेनलेस स्टील में, क्या है, स्टील लिया, उसमें क्या ऐड किया हमने, CNC, ठीक है, या फिर NCC याद रख सकते हो, NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स वाला होता है ना, उसको बोलते हैं NCC। स्टील में आपने क्या जोड़ा, निकल, क्रोमियम और कार्बन, ठीक है, निकल, क्रोमियम, कार्बन। सिमिलरली स्टील में क्या है, स्टील कैसे बनता है, आयरन में अगर आपने सिर्फ कार्बन जोड़ा IC, तो क्या बना आपका स्टील। अब ब्रास किससे बनता है आपका, कोजी से, को और जी, कोजी कोजी चीज़ें होती हैं उनसे आपका क्या बनता है, ब्रास।
तो वापस देखते हैं एक बार। नाइक्रोम में पता ही लग रहा है सारे नाम से हैं, एलनिको में भी सारे नाम से हैं। जर्मन सिल्वर में क्या बताया मैंने, CNZ, ठीक है, CNZ। इसके याद रख लेना। कोनीजी, कि जर्मनी वगैरह क्या है कि हर बार एकदम भयंकर तरीके से वो वर्ल्ड वॉर जीतने वाले होते हैं। सारे चीज़ें उनके फेवर में होती हैं, मतलब आर्मी भी उनकी स्ट्रांग है, अटैकिंग स्किल्स भी उनकी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे थे पर फिर भी कोई नहीं जीत पाते। तो कोनीजी, कोई भी बैटल नहीं जीती, ठीक है, ये जर्मन सिल्वर हो गया। उसके बाद ड्यूराल्यूमिन में मैंने बताया, एल्यूमिनियम आपको मेन याद रखना है। और उसके बाद एक जो काम की चीज़ है, डुअल से याद रख लेना। डुअल में दो हैं, मैग्नीस और मैग्नीशियम दोनों आ गए। उसके बाद बचा कॉपर, तो एक चीज़ तो याद रख ही सकते हो, सोल्जर को क्या ज़रूरी है, लेटी, ठीक है, लेटना ज़रूरी है। उसके बाद ब्रॉन्ज़ में क्या है, ब्रॉन्ज़ में हम कोटि कोटि नमन, कोटि। स्टेनलेस स्टील में कोई स्टेन नहीं आना चाहिए, तो एक तो स्टील हो गया। उसके बाद क्या है, स्टेनलेस, कि धब्बा रहित। NCC, नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स इज़ धब्बा रहित। नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स मतलब निकल, क्रोमियम एंड कार्बन। याद रखना, इसमें जो थर्ड सेकंड सी है वो कार्बन है, कॉपर नहीं है, ठीक है। बाकी सब में अभी तक कॉपर ही आ रहा था। स्टील और स्टेनलेस स्टील में मेजर कार्बन का रोल है। स्टील में भी क्या है, IC, आयरन और कार्बन। ब्रास में क्या है, कोजी कोजी ब्रास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या, कैरेट, सबको पता है गोल्ड का नापने का तरीका, गोल्ड की क्वालिटी, प्योरिटी। सोडियम क्या है, सबको पता है क्या है, इज़ ए वेरी एक्टिव मेटल। इतना एक्टिव है कि उसको हम किस में, केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं, अदरवाइज़ ओपन एयर में आते ही वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड और धमाका हो जाता है, ठीक है। तो क्या ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, नो। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल देन, कमेंट करिए आप नीचे, ठीक है। यूरेनियम क्या है, हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट कौन सा आपका, यूरेनियम है, ठीक है। नाम में ही उसके क्या है, एकदम हैवी चीज़ है। कैसे, सारे एटम बम में तभी तो यूज़ होता है यूरेनियम, ठीक है, सबसे हैवी है भाई, हैवी ड्राइवर। उसके बाद सोडियम लैम्प क्या है, एमिट्स येलो लाइट है। मर्करी लैम्प क्या है, वाइट ब्लू लाइट एमिट करता है। फ्लोरेसेंट लाइट लैम्प में क्या है आपके, क्या क्या ऐड होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मर्करी वेपर्स हैं, नियॉन वगैरह, ये सब आप ऐड करते हैं। सोडियम वेपर लैम्प भी सेम है, ठीक है। बट इसमें एक फैक्ट याद रख लेना कि इट्स लाइट इज़ मोनोक्रोमैटिक एंड डज नॉट स्प्लिट इवन व्हेन पासिंग थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स। सिंपल से फैक्ट्स हैं। उसके बाद गोल्ड क्या है, लोवेस्ट केमिकल रिएक्टिविटी अमंग मेटल्स ड्यू टू विच इट इज़ फाउंड इन फ्री स्टेट। यानी कि ऐसे नहीं है कि बगल में कोई और है मेटल या कुछ भी है, पानी है तो उसके साथ केमिकली रिएक्ट हो गया एंड पिघल के बह गया, कुछ ऐसा हो गया, रिएक्ट ख़राब हो गया, नहीं। लोवेस्ट केमिकल एक्टिविटी है उसकी, इस वजह से ही वो फ्री स्टेट में एकदम प्योर अच्छे से मिल जाता है, इसलिए इसकी इतनी वैल्यू है। जिप्सम क्या है, जिप्सम इज़ ए मिनरल in which micro elements sulfur and calcium are found in abundance, ठीक है। केमिकली इट इज़ कैल्शियम सल्फेट, याद रखना, कैल्शियम सल्फेट। इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जिप्सम का फार्मूला पूछा जाता है। तो याद रखना कि CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, CaSO4.2H2O। लाइमस्टोन के बारे में क्या पूछते हैं, इसका केमिकल फार्मूला पूछेंगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट याद रखना, Cc, ठीक है। ये तो हमने देखा भी था, क्या, जिप्सम और लाइमस्टोन में हमेशा कैल्शियम वर्ड आ रहा था। कहाँ देखा था सर, ऐसा तो कहीं नहीं देखा हमने, कहीं तो देखा ही होगा। ये रहा देखो, कैल्शियम इज़ द ओर ऑफ लाइमस्टोन, जिप्सम, ये सब आ रहे थे आपके। प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी क्या है, ये भी कैल्शियम वाला ही, कैल्शियम सल्फेट है बट हेमी हाइड्रेट है, यानी कि CaSO4.2H2O। हेमी मतलब सेमी, याद रख लो, हेमी की जगह हेमी हाइड्रेट, ठीक है। ये तो पूरा हाइड्रेट था, 2H2O, तो कैल्शियम सल्फेट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिप्सम हो गया। इसमें आधा ही रह गया पानी, तो कितना हुआ, CaSO4.2H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया आपका। इसमें जिप्सम को हीट करो तो POP बन जाता है आपका। एस्बेस्टॉस क्या है, तो इसको मिका से याद रखो। मिका क्या है, मिका इज़ इम्पॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल है। सबसे पहले चीज़ तो ये क्या है, इसका यूज़ कंडक्टर ऑफ हीट है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यानी कि आपके जो स्विचेस वगैरह हैं इसमें आपको दिख जाएगा, जो पहले के ज़माने में बनाए हुए रहते थे वो आपके उसमें मिका वगैरह का यूज़ होता था। यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं उनमें मिका का यूज़ होता ही है, बिकॉज इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। वो स्विचेस की जो मैं बात कर रहा था वो मिका नहीं है, सॉरी, इट इज़ अबाउट व्हाट, बैकेलाइट, ठीक है, वो आगे जाके देखेंगे हम, ठीक है। मिका को याद रखना, नॉन मेटालिक मिनरल है, हाई इंसुलेशन कैपेसिटी होती है इसकी। और उसके बाद क्या है, मर्करी। मर्करी क्या है, इज़ अ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, सबको पता है, आपके थर्मामीटर वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 356.6।
बॉक्साइट किसका और है, बॉक्सिंग हमने कुछ देखा था, ABCD वाला, एल्यूमिनियम का और है, ठीक है। डायमंड के बारे में क्या जानना चाहिए हमको, डायमंड के बारे में एक चीज़ हम फिज़िक्स में देख चुके हैं, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका, ठीक है। दूसरा क्या, हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। और इन डायमंड कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड इन टेट्राहेड्रल लैटिस अरेंजमेंट, ये वर्ड याद रख लेना, कभी पूछा जा सकता है कि डायमंड में जो कार्बन एटम्स हैं वो किस वे में बॉन्डेड है। तो एक दे दिया टेट्राहेड्रल लैटिस अरेंजमेंट और दूसरा कुछ और दे दिए, 3-4 अरेंजमेंट। तो याद रखना TLA क्यों, ताले में रखना चाहिए ना डायमंड को, तो ताला TALA याद रख लेना, टेट्राहेड्रल लैटिस अरेंजमेंट। मार्बल इज़ अ मेटामॉर्फिक स्टोन कंपोज्ड ऑफ प्योर कैल्साइट। कैल्साइट हमने कहीं पढ़ा है, वही हमारा कैल्शियम के जो ओर पढ़ रहे थे उसमें देखो, ये रहा कैल्साइट, ठीक है। तो मार्बल भी वही है कि उसका मेटामॉर्फिक फॉर्म है कैल्साइट का, तो आपको मार्बल बन गया। रूबी क्या है, रूबी इज़ पिंक रेड कलर्ड जेमस्टोन, कलर इज़ मेनली ड्यू टू क्रोमियम। मेन कंपोनेंट एल्यूमिनिया, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ रूबी इज़ एल्यूमिनिया या एल्यूमिनियम, ठीक है। Al2O3 इज़ द फार्मूला, इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ रूबी, जो आपके जेमस्टोन वगैरह में इसमें एल्यूमिनिया होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ योर कुछ आयरन के बारे में फैक्ट है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट बिकॉज गैल्वेनाइज्ड आयरन हैज़ द एबिलिटी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। ये सब पूछेगा नहीं, क्या पूछेगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन कैसे बनता है, आयरन के ऊपर किसकी लेयर स्प्रे करते हैं, जिंक की, तब आपके गैल्वेनाइज्ड आयरन बन जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर आर रिक्वायर्ड फॉर करोजन, मतलब रस्टिंग वगैरह होती है जो आयरन की, उसके लिए ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर चाहिए, तो सिंपल सी चीज़ है। रेनिन और टेनिन कौन है भैया, रेनिन एंड टेनिन आर प्लांट सब्सटेंसेस। टेनिन इज़ यूज्ड इन द लेदर प्योरिफिकेशन एंड वार्निश, नॉट रिलेटेड टू रस्टिंग। पता नहीं क्यों ये फैक्ट दिया है, बट याद रख लेना टेनिन का यूज़ कहाँ होता है, आपके लेदर इंडस्ट्री में, ठीक है। सोल्डरिंग में क्या है, सोल्डर अलॉय कंटेन्स अबाउट लेड और टिन, का हमने कहीं देखा था, लेटी, किसको लेटने की ज़रूरत पड़ती है, बेचारे सोल्जर्स वगैरह को, ठीक है। कॉपर ब्रास ब्रॉन्ज जर्मन सिंबल आर ऑल डुअल कंपोनेंट्स, फेक फैक्ट, क्रॉस इट आउट। नेक्स्ट चलते हैं हम कार्बन पे। कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स हैं जिनके बारे में ऑफन क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिनिस्टर, फुलरेन। ग्रेफाइट के बारे में क्या पूछते हैं कि ग्रेफाइट के तो नहीं, अब ग्रेफीन के बारे में पूछने लगे हैं, ठीक है। ग्रेफाइट का दूसरा नाम पूछते हैं क्या, प्लम्बागो, पहले पूछते थे, अब का पता नहीं, पूछ भी सकते हैं, तो याद रखना प्लम्बागो, ठीक है। और ग्रेफाइट कहाँ पे आपने देखा है, आपकी पेंसिल की जो नोक होती थी, वही पेंसिल की लेड को ही प्लम्बागो बोलते थे। इट इज़ अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन और एटम्स इन अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। क्या हो रहा है, मतलब एक तो बहुत सॉफ्ट सा होता है आपका जो ग्रेफाइट होता है, मतलब उसकी लेयर्स वगैरह है ना, बहुत ईजिली एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करती हैं, तो इस वजह से क्या है, कभी भी आप जाके वीडियो देखना है कुछ भी ऐसा, ग्रेफाइट कितना सॉफ्ट चीज़ होती है, तो इतना सॉफ्ट होता है ना वो, ऐसा कि उसको एज ए ड्राई ल्यूब्रिकेंट भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे वेट ल्यूब्रिकेंट को हम यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ अ गुड ल्यूब्रिकेंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। तो ग्रेफाइट याद रखना, आपकी पेंसिल की नोक एक ल्यूब्रिकेंट है, ड्राई ल्यूब्रिकेंट। उसके बाद उसी ग्रेफाइट की जो मल्टीपल लेयर्स हैं, उसमें जो टॉप मोस्ट थिनेस्ट लेयर है उसको निकाल के देखो तो क्या है, वो ग्रेफीन बन जाती है, ठीक है, 2D में, ठीक है। ग्रेफीन के बारे में देखेंगे आगे हम। डायमंड क्या है, सब कुछ पता है डायमंड के बारे में हमको, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बताया था मैंने, लाइट को अपने अंदर रोकने की क्षमता इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी भी है, ठीक है। यूज टू इंस्क्राइब वर्ड्स ऑन ग्लास, नहीं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब ग्लास के ऊपर कुछ लिखना है तो किसी हार्ड सब्सटेंस से ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है डायमंड के बारे में जानने की, जो हम देख चुके हैं यहाँ पे, क्या, टेट्राहेड्रल लैटिस अरेंजमेंट है, हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट का। उसके बाद बकमिनिस्टर फुलरीन क्या है, बकमिनिस्टर फुलरीन विद द फार्मूला C60, एक ऐसा केज जैसा स्ट्रक्चर होता है बकमिनिस्टर फुलरीन, आप देखना बॉल जैसा होगा, केज जैसा होगा, ठीक है, आपस में ऐसे जुड़े रहे हैं, तो केज लाइक फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉकर बॉल स्ट्रक्चर जिसमें होता है। और कितने कितने क्या होते हैं, 20 हेक्सागन्स होते हैं और 12 पेंटागन्स होते हैं। यूज़ फॉर ड्रग डिलीवरी इन द बॉडी, इट एक्ट्स एज लुब्रिकेंट, बस यही सब है इसका काम। उसके बाद सॉलिड CO2, जिसको बोलते हैं हम ड्राई आइस, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए डायरेक्टली इसको ऐसे डाल दिया कि कहाँ से आगे सर, कार्बन चल रहा था तो कार्बन ख़त्म हो गया। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपको ड्राई आइस बोलते हैं। तो उसमें क्वेश्चन क्या आता है, ड्राई आइस इज़ मेड अप ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, सॉलिड CO2, सॉलिड O2, सॉलिड H2O, कुछ भी लिख दिया, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस बोलते हैं,
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। और कोल के टाइप्स ये हम देख चुके हैं, क्या ABPL। ABPL क्या है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। ठीक है, कैरेट बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपोनेंट। हाइड्रोजन क्या है? सिंबल H है, एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर से कुछ याद आया? बताओ, एटॉमिक नंबर ऊपर लिखते हैं कि नीचे लिखते हैं? सपोज ऑक्सीजन का लिखना है, यहाँ पे कुछ लिखा है ऐसे, तो इनमें से एटॉमिक नंबर नीचे वाला है कि ऊपर वाला है? नीचे वाला है। क्यों? नाम में एटम बम है, ठीक है, होने चाहिए टॉप पे, पर वर्ल्ड उसको निचली नज़रों से देखता है, ठीक है, यानी कि नीचे वाला आपका एटॉमिक नंबर है। लाइटेस्ट एनिमल इन द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक वेट सबसे कम है, ठीक है। यूनिक पोजीशन है पीरियोडिक टेबल पे, अगर आपने देखा हो ऐसे होती है पीरियोडिक टेबल, ही, लीवी, बकनॉफ, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे अकेला ऊपर टॉप पे सबसे हाइड्रोजन बैठा है। उसके बाद आइसोटोप्स भी हमने देखी है, क्या? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम, ठीक है, सब में सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट, सॉरी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। नीचे वाले सबका सेम है, 1 1 1 जो भी है। ड्यूटीरियम किसने डिस्कवर किया था? आपका हैरोल्ड C. उरे ने, विद इन मर्फी एंड ब्रिकवेड। याद रखना है? नहीं। ट्रिटियम क्या है? इन्होंने किया डिस्कवर, ये भी याद नहीं रखना है। प्रॉपर्टीज़ भी नहीं ज़रूरी हैं। हैवी वाटर क्या है? देखो, हैवी वाटर क्या है आपका? जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स देखे हमने, कौन? इनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम। कैसे याद रखेगा? ट्रिटियम तो याद रख लो तृतीय, ड्यूटीरियम कैसे याद रखेगा? द्वितीय, प्रोटियम याद रख लो 1 से, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो रेडियो एक्टिव है वो भी याद रखना, ट्रिटियम, जो 3 तिगाड़ा है वो एकदम रेडियो एक्टिव है, बीटा रेडिएशन का उसमें डीके होता है, इसलिए ही लिखा है यहाँ पे क्या, जो आपका हैवी वाटर है D2O, इट इज़ ऑक्साइड ऑफ ड्यूटीरियम। ट्रिटियम का क्यों नहीं? वो खुद ही भाई रेडियो एक्टिव है, उसको थोड़ी एज ए हैवी वाटर यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो जो स्टेबल होगा उसको यूज़ करेंगे, तो हैवी वाटर में हम द्वितीय को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ड्यूटीरियम को। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हैवी वाटर प्लांट इन इंडिया कहाँ बना था? अपने नंगल, पंजाब में, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर अपना होता है कि जो सॉफ्ट है, जिसमें सोडियम आयन सी होते हैं बट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन नहीं होते, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो CM साहब हैं वो हमारे लिए थोड़ा मुसीबत क्रिएट करते हैं। तो अगर पानी में CM है तो वो हार्ड वाटर हो गया, ठीक है, मुसीबत के लिए हार्डशिप क्रिएट कर रहे हैं जो हमारे लिए, जनता के लिए बने थे बट वो फैला रहे हैं क्या, हार्डशिप फॉर द जनरल पब्लिक, तो यानी कि वो हार्ड वाटर है। और सॉफ्ट वाटर मतलब CM से बच के रहो, तो ओनली सोडियम आयन्स है। और सॉफ्ट वाटर क्या है, जिसमें अच्छे से इजीली जहाग बन जाते हैं, वो सॉफ्ट वाटर हो गया। हार्ड वाटर हो गया जिसमें थोड़ा मुश्किल होता है, वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड CM, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स, यानी कि कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये सब मिल जाते हैं। तो सोप क्या है आपका? सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद चलते हैं आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सोप का एक आगे लास्ट में अलग से चैप्टर है, वहाँ पे हम ढंग से पढ़ेंगे सोप को। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? H2O2 इज़ द फार्मूला, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय लुईस जैक्स थेनार्ड। याद रखना है? बिल्कुल नहीं। याद रखना चाहो तो रख भी सकते हो। और याद करने का तरीका क्या? देखो, इसमें वर्ड क्या है? पैरों से कुछ रिलेटेड है, और पैरों की एक्सरसाइज नहीं करते तो सबसे कमज़ोर हिस्सा रह जाता है हमारी बॉडी का। हम बोलते हैं ना थिन लेग्स या फिर चिकन लेग्स, वाई? बिकॉज नो लेग वर्कआउट, कि पैरों का कोई एक्सरसाइज नहीं की तो थिन लेग्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ वगैरह जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जान लो क्या, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। इट इज़ एन एंटीसेप्टिक एंड जर्मिसाइड, वोन्ड्स वगैरह क्लीन करने के काम आता है, ठीक है। उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस, आप सभी ने ऑस्मोसिस पढ़ा था, क्या था कि लो से हाई कंसंट्रेशन में जब भी सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हमने देखा था, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। क्या देखा था? यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन था, ठीक है, तो यहाँ से पानी मूव किया यहाँ पे, इसलिए चला गया अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ रिवर्स ऑस्मोसिस में? क्या हो रहा है कि यार प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉल्ट वाटर इनटू प्योर वाटर इज़ कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस का ही उल्टा, कि यहाँ पे नमक का पानी है ज़्यादा, ठीक है, यूजुअली जहाँ पे सॉल्यूट जहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि नमक जहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे मूव करना चाहिए पानी, ठीक है, पर हमको रिवर्स ऑस्मोसिस करना है कि नमक के पानी से हम प्योर पानी बनाना है, तो यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, थ्रू प्रेशर पम्प्स वगैरह,
तो उसमें क्या होता है, हाई से लो में मूव करा देते हैं हम, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी की वजह से हम नमक के पानी को साफ़ कर पाते हैं। आई होप समझ आया हो, नहीं समझ आया तो एक बार वापस समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा हूँ मैं। यूजली ऑस्मोसिस में लो से हाई की तरफ जाते हैं, लो से हाई कि यहाँ पे जहाँ पे नमक ज़्यादा वहाँ पे पानी चला, ठीक है। तो अब जब पानी में खुद ही नमक ज़्यादा है तो वो लोअर कंसनट्रेशन की तरफ तो जाएगा नहीं ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑस्मोसिस का तो ये रूल कहता है ना, लो से हाई में जाना है। तो हमको क्या करना है कि उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर दिया, इतना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, यानी कि हाई से लो की तरफ जाने लग गया सॉल्वेंट, ठीक है, यानी कि पानी। अब देखें इनर्ट और नोबल गैसेस के देखते हैं। हाँ, ये भी याद रख लेना, एक निकल कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स में किसको यूज़ करते हैं, निकल कैटलिस्ट। और वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है ये पता हो? अरे वही हमारा वनस्पति घी बनाने का तरीका क्या है, लो ऑयल वगैरह लो, वेजिटेबल ऑयल, उसमें हाइड्रोजन का एडिशन कर दो तो थोड़ा थिक वगैरह हो जाता है, उसके लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, ये सब चीज़ें हैं, सैचुरेट हो जाता है अनसैचुरेटेड से, ठीक है। तो उसको उसमें किसका यूज़ करते हैं, निकल कैटलिस्ट का, ठीक है। इनर्ट गैसेस कौन कौन सी हैं हमारी, इनर्ट गैसेस ये हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। अगर आपके पास क्या है वो देखते हैं, पीरियोडिक टेबल है क्या हमारे पास आगे, जस्ट अ मोमेंट, ये रही देखो। तो इसमें ये वाली जो आपकी टेबल है 18th नंबर वाली, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ओजी, ठीक है, ये सारी आपकी क्या है, नोबल गैसेस हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन क्या आएगा पहला कि आपकी जो नोबल गैसेस हैं वो किस में पाई जाएंगी, कौन से पीरियड में या कौन से ग्रुप में आपके पीरियोडिक टेबल में, तो याद रखना आपके 18th में पाई जाती हैं, 18वें में। और इनको ये नहीं कि याद करने बैठ जाना कि हीलियम, नियॉन, आर्गन किस में है, तो ये वैसे भी याद होंगे, इतने बार आपने पढ़ चुके हैं। नहीं भी पढ़ा है तो 2-3 बार आप पढ़ोगे तो याद रहेगा। जैसे हीलियम, नियॉन को कैसे याद रखना है, हाँ और ना। आर्गन और क्रिप्टन को कैसे याद रखना है, और करो, ठीक है। जेनॉन और रेडॉन को कैसे याद रखना है, जी रा, ठीक है, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। एक लास्ट में अपना ओ जी भी होता है। तो ये आपकी नोबल गैसेस हैं। हीलियम का कहाँ काम आता है, हीलियम का याद रखना अच्छे से काम, पहला डीप सी डाइवर्स जो है अपने साथ हीलियम ले जाते हैं, ठीक है, उसको ट्राईमिक्स बोलते हैं। एक नाइट्रॉक्स, दो चीज़ें होती हैं क्या, नाइट्रॉक्स क्या है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन को ले जाते हैं, या फिर एक ट्राईमिक्स वर्ड होता है। ट्राईमिक्स क्या होता है, 3 चीज़ों का मिक्सचर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। हीलियम को क्यों ले जा रहे हैं, ताकि वो थोड़ी लेस सॉल्यूबल है अपने ब्लड में एट हाई प्रेशर्स, ठीक है। और ऑक्सीजन तो ज़रूरी है ही हमको जीने के लिए, और नाइट्रोजन तो चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 को ले जा रहे हैं तो नाइट्रॉक्स, और 3 को ले जा रहे हैं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, ठीक है। हीलियम हो गया। नाइट्रोजन में क्या याद रखना है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है एटमॉस्फेयर में 78%, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, लाफिंग गैस को नाइट्रस कैसे याद रखें, क्वेश्चन सिंपल सा आएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द लाफिंग गैस, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्राइट, कुछ भी लिख दिया 10-15 नाम। तो नाइट्रस में कैसे याद रखें, रस, जीवन का रस किस में है, हंसने में। एक्वारीजिया क्या है, एक्वारीजिया एज ए सॉल्यूशन, 2 चीज़ों का मिक्सचर है, किसका, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अच्छे से याद रखना। मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl, नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक। और इसका यूज़ क्या होता है, इट इज़ वेरी कोरोसिव, और इट इज़ यूज टू मेल्ट इवन नोबल मेटल्स जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, ये भी इसमें मिल जाते हैं, और गोल्ड स्मिथ इसको यूज़ करते हैं ज्वेलरी में। तो अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन क्या पूछेंगे, एक्वारीजिया इज़ अ मिक्सचर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, तो HNO3 लिख दिया या HCl लिख दिया, ठीक है। या फिर फॉर्मूले से भी याद होना चाहिए आपको, और दूसरा नाम से भी, क्या, नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक। हाई नी तेरा एक्वारीजिया, ठीक है, तो हाई और नी। उसके बाद क्या है, कॉमन कंपाउंड्स टेबल की देखते हैं क्या है, सोडियम कार्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, वाई, तो देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ऑप्शन दे दी कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। तो याद रखना हेमीहाइड्रेट ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो एक एक करके इन सबको याद करना पड़ेगा आपको। तो याद कैसे करना है, देखिए सबसे पहले सोडियम वाले सारे देख लो, सोडियम का ये है, सोडियम का ये है, और सोडियम की ये 3 है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट होता है आपका वॉशिंग सोडा। यानी कैसे याद रखना है, क्वेश्चन आएगा कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड का नेम क्या है, ये सब पूछेंगे। तो वॉशिंग सोडा इज़ योर सोडियम कार्बोनेट।
तो कैसे याद रखो कि कार को हम किससे साफ़ करते हैं, वो वॉश करना पड़ता है ना कार को, तो कार को हम वॉश करना पड़ता है। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड को याद रखना है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर सोडियम थायोसल्फेट। थायोसल्फेट को कैसे याद रखना है, इसका भी देखा नहीं हमने, इसका देखते हैं क्या करना है। सोडियम थायोसल्फेट का क्या रखें, थायो मतलब सबसे मोटी थाइज़ किसकी हैं आपकी वर्ल्ड में सबसे मोटी थाइज़ है आपकी हिप्पोपोटामस की, यानी कि हिप्पो। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट से इसमें देखो बाइक बेक कुछ ऐसा सेम सा ही लग रहा है ना, बाइकार्बोनेट, बाई बाय बेक हो रहा है कुछ, बाई बेक। ठीक है, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट है। कार्बोनेट, कार तो सुनते हैं हमको, क्या कार हो या बोनट हो उसको वॉश करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दो कैल्शियम के अपने, कौन, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सल्फ और कैल्शियम सल्फेट पूरा है हेमीहाइड्रेट, ये हमने कहीं देखा था कि हाफ H2O लिखा आया था, तो किस में था वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का है CSH, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आ गया, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आ गया, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, अगर कार वर्ड आया है सिर्फ कार्बोनेट, तो आपको याद रखना है कुछ वॉश करने की चीज़ है, कार को साफ़ करना चाहिए, तो कार्ब वॉशिंग सोडा हो गया। अगर आया कि थायोसल्फेट, तो थाई सबकी सबसे मोटी किसकी है आपकी, हिप्पो की। अगर आया आपका बाई कार्बोनेट, तो बाइका, तो ये लिख रहा है ना बाइका, यानी कि बेकिंग, दोनों सिमिलर साउंडिंग है। कार्बोनेट्स आते ही फिर से वॉशिंग पाउडर। उसके बाद एक और वर्ड आता है कॉपर सल्फेट, कॉपर का एक ही है, तो कॉपर जब भी आए तो उसका आंसर होता है कॉपर की बॉटल वगैरह या कॉपर के बर्तन भी देखते हैं ना, कुछ दिन नहीं धुलो तो एकदम नीले से पड़ने लग जाते हैं, तो ब्लू विट्रॉल, ब्लू कलर के होने लगते हैं। और इसको ही इंग्लिश में एक और, हिंदी में एक और नाम बोला जाता है जिसका, नीला थोता। एग्ज़ाम में वो भी लिखा आता है, नीला थोता क्या होता है, तो याद रखना कॉपर सल्फेट है। उसके बाद बचा है आपका एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रखो अच्छे से बस कि कॉस्टिक सोडा है। कॉस्टिक सोडा आपका हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पे आते हैं हम। एसिड क्या होते हैं, एसिड कुछ भी नहीं है, जो ऐसे कंपाउंड दैट कैन रिलीज हाइड्रोजन प्लस आयन इन वाटर, पानी को लिया उसमें ऐड किया तो H+ आयन्स ऐड किए, रिलीज़ किए, तो उसको एसिड बोलते हैं। याद रखना H+ के लिए एसिड है, बेसिस के लिए क्या है, OH-। ठीक है, pH इनका 7 से कम होता है, ये भी पता है हम सबको। थोड़ा खट्टा खट्टा सा टेस्ट होता है, सॉर इन टेस्ट। ठीक है, और कैसे याद रखना कि आपका विनेगर याद है, कभी विनेगर को सूंघा आपने या कभी टेस्ट किया तो एकदम लगता है ना कुछ खट्टा सा है, तो उसमें कौन सा है आपका, एसिटिक एसिड होता है, याद हो तो, कहाँ है ये रहा, एसिटिक एसिड ऑफ विनेगर। और क्लासिफिकेशन, हाँ ये भी याद रखना, टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ये कैसे याद रखें, तो वर्ड याद रखो, एसिड वगैरह कौन कहाँ पे पीते हैं हम, बार में पीते हैं ना, अल्कोहल भी एक तरीके का एसिड ही है हमारे लिए। ठीक है, तो बार वगैरह में क्या है, हम नहीं पीते, मतलब लोग पीते हैं। ठीक है, तो बार में याद रखो, ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड व्हेन इन कांटेक्ट विद एसिड। ठीक है, याद रखना हमेशा, सिंपल सा, भले ही इसके आगे पीछे का कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे हो रहा है क्या, बस वर्ड BAR अच्छे से याद रखना, ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड व्हेन इन कांटेक्ट विद एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं कुछ वीक होते हैं। ठीक है, कुछ नेचुरल एसिड्स होते हैं, उनको देख लेते हैं क्या क्या है। टार्टरिक एसिड, नाम से क्या पता लग रहा है, टैमरिंड से होगा, ग्रेप होगा, सिट्रस और बनाना तो नहीं, ग्रेप और टैमरिंड याद रख लेना। एसिटिक एसिड आपका विनेगर में है। साइट्रिक एसिड आपके साइट्रस फ्रूट्स यानी लेमन, ऑरेंज या सिट्रस फ्रूट्स में होगा। ऑक्सैलिक एसिड आपके टोमेटो में होगा, स्पिनच में होगा, ब्रोकली में होगा। लैक्टिक एसिड कर्ड, अब एक का देख लेते हैं याद करने का तरीका। तो सबसे पहले टार्टरिक एसिड, देखो ग्रेप अगर इसके सामने आ गया तो चांसेस हैं आपको याद नहीं रहेगा। टैमरिंड आ गया तो फिर भी टी से आप टैमरिंड याद रख के पहुंच जाओगे, बट ग्रेप आ गया तो कैसे याद रखोगे टार्टरिक, तो ग्रेप्स, कभी आपने ग्रेप्स का गुच्छा देखा है, ऐसे तार वाला होता है हमेशा, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे तार निकले रहते हैं, अगर खा लिया हो उसके बाद तो कभी देखा हो तो। ठीक है, तो याद रखना तार तार एकदम से कौन सा होता है, किस फ्रूट में होता है, ग्रेप्स। एसिटिक एसिड विनेगर, ये तो सबको पता होगा भी, और याद नहीं भी हो तो ऐसा याद रखना, जीतने के लिए हमेशा क्या चाहिए, इक्का चाहिए होता है, विन के लिए यू नीड एस, एस यानी कि इक्का। उसके बाद साइट्रिक एसिड, नाम से पता लग रहा है, साइट्रिक फ्रूट्स। ऑक्सैलिक एसिड में है आपको टोमेटो, स्पिनच और ब्रोकली। तो ये देख लो, ऑक्सैलिक मतलब एकदम, ऑक्स बोलते हैं ना, औकात को पहले बचपन में बोलते थे, भाई तेरी ऑक्स क्या है, ऑक्स स्कूल वगैरह में चलता था, अगर कभी गए हों आप लोग अच्छे वाले स्कूल में, तो वहाँ पे गंदी वाली बातें ऐसे होती रहती थी। तो उसमें क्या है कि जिन जिन ऐसी चीज़ों की ख़रीदने की औकात नहीं रहती, यानी थोड़ी महंगी चीज़ें होती हैं, जैसे ब्रोकली महंगी तो नहीं है, मतलब बोला जाता है, स्पिनच, पालक वगैरह, टोमेटो
ठीक है, तो इन चीज़ों में इनकी ऑक्स थोड़ी ज़्यादा है। और नहीं भी याद है तो सिर्फ एक ऑक्सैलिक एसिड ही है जो नहीं थोड़ा अजीब सा है, बाकी सारे हमको आते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक में तो हमेशा जब भी आएगी तो कर्ड, मिल्क, इन चीज़ों की बात होगी। मैलिक एसिड, एप्पल, ये कैसे याद रखें कि अगर बोलते हैं ना वो क्या, 1 एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे, अगर नहीं खाया एप्पल तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, मालिक के पास, सबका मालिक एक। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड आपका किस में पाया जाता है, आंवला, गुआवा, पपाया, ठीक है। फॉर्मिक एसिड आपके एंट्स के स्टिंग में, ठीक है, एंट्स के स्टिंग में, ये अच्छे से याद रखना। फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनॉइक एसिड ऐसे बोल सकते हैं। तो ये कैसे याद रखेंगे कि ऐसे याद रखो कि फॉर्मल वर्ड है ना क्या, आंट्स, हम चाची को अपने इंग्लिश में एकदम कभी आंट बोलते तो एकदम फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि यार ये क्या बोल दिया, ठीक है। आंट्स मतलब आंटी, याद रख लेना, आंट्स, आंटी इज़ अ फॉर्मल वर्ड ऑफ चाची, ठीक है। तो ये आपके जनरल आपके नेचुरल एसिड्स हैं। कुछ यूजेस हैं एसिड के कि ये सब हैं, ये एडिबल हैं। ऑक्सैलिक एसिड आपका रस निकालता है। नाइट्रिक एसिड किस में आपको एक्सप्लोसिव में यूज़ करते हैं, आगे एक्सप्लोसिव वाले चैप्टर में देखेंगे। एक्वारेजी हमने क्या देखा, घोल देता है, सब कुछ डिज़ोल्व कर देता है। वो किस किस से बनता है, HCl और HNO3। हाइनी, हाइनी क्या है, हाइनी किसी को याद हो तो नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक, हाई का HCl और नी मतलब नाइट्रिक, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपका N से स्टार्ट नहीं होता है, HNO3 है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ होता है। उसके बाद रोल क्या है एसिड का ह्यूमन बॉडी में, कि अपने स्टमक में आपको दिखता होगा ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने बहुत बार देखा है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। और भी कई कई एसिड्स वगैरह हैं, जैसे DNA RNA में हमारे एसिड्स हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, तो वो उनका भी रोल है। बेसिस क्या है, बेसिस जैसे उसमें H+ आयंस था, इसमें OH- आयंस निकल जाता है व्हेन वाटर से काम होता है तो उनका। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं कि उसका एसिड का टेस्ट कौन सा था, खट्टा सा था, विनेगर वाला। तो इसका क्या है, बिटर है, थोड़ा कड़वा है, थोड़े स्लिपरी होते हैं ये, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें आयंस वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। एल्कलाई सॉल्युबल बेस कंटेनिंग OH- आयंस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, क्या इसके लिए भी याद रखें, नहीं, जब आपको बार याद है कि ब्लू वाला लिटमस पेपर रेड हो जाता है एसिड के कांटेक्ट में, तो इसका जस्ट ऑपोजिट बेसिस में हो जाएगा क्या, रेड लिटमस क्या हो जाएगा आपका, ब्लू हो जाएगा, किस में, बेसिस में, ठीक है। RBB याद रखना तो रखो, वरना यू कैन डिड्यूस इट। कुछ बेसिस का नाम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब इनके नाम याद रख लेना, इनका फॉर्मूले भी याद रखना। क्यों, सिंपल सा पूछेंगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या होता है काम, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कंपाउंड का नाम क्या होता है, सिंपल सा पूछेंगे। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये रहा, फॉर्मूला पूछा तो MgOH2, बहुत ही टफ करना हुआ था उनको, बट आई वुड से ये नहीं याद रखो। आप क्या याद रखो, इसका ये याद रखो नाम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। वो कहाँ यूज़ आता है आपको, एंटी एसिड जो टैबलेट खाते हैं ना, अपने डाइजीन वगैरह खाई हो, तो वो पिंक कलर की जो टैबलेट है वो आपकी, उसमें क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू रिड्यूस द एसिडिटी, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप मेकिंग में यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने सोप मेकिंग में कहाँ देखा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम कहीं सुना है, सोडियम के हमने कुछ कुछ चीज़ें सुनी थी क्या, अरे सुने तो थे यार इतने सारे, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, सोडियम थायोबाइकार्बोनेट, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने बोला था कॉस्टिक सोडा, तो कॉस्टिक सोडा इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर सोप। एक चीज़ और पता लग गई आपको, वेरी गुड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है, ग्लास क्लीनिंग में काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका लाइम वाटर है, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पीएच स्केल में हमने बताया 7 से कम वाला एसिडिक है, तो 7 से ज़्यादा वाला आपका क्या है, एल्कलाइन, यानी कि बेसिक। केमिकल इंडिकेटर्स क्या हैं, लिटमस पेपर वाला मैंने बता दिया है। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है, जो आपके लिटमस पेपर है वो किससे बनता है, लाइकन से बनता है। लाइकन्स क्या हैं आपके, आपके दो चीज़ों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, और वो कौन सी दो चीज़ हैं वो आप बताएंगे, क्या वो फंगस और एल्गी है, फंगस और बैक्टीरिया है, क्या है, दो चीज़ें, ठीक है। और ये सब ठीक है, और आगे चलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर टेबल, ये जितना हमने पढ़ लिया उतना बहुत है। लिटमस के अलावा भी और भी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे टर्मरिक है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनॉप्थलीन है, तो इतना ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है कि ये कैसे किससे चेंज होता है। लिटमस याद रख लिया तो बहुत है, और लिटमस किससे बनता है वो भी याद रखना है, लाइकन से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किस में यूज़ होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये हमने कहीं देखा तो था सर, ये देखो ये रहा, कैसे नहीं देखा आपने,
कैल्शियम के दो देखे थे, एक हेमीहाइड्रेट और एक ऑक्सी, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को, ब्लीचिंग पाउडर का ही दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी देख लेना, CaCiO2, ये कभी भी पूछ सकते हैं। अगर उनका मन है इजी क्वेश्चन पूछने का तो पूछेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर के कंपाउंड का नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दे दिया, सोडियम क्लोराइड दे दिया, ये सब 4-5 दे दिए ऑप्शंस, तो उसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आप ढूंढ लोगे। बट अगर उन्होंने दे दिया CaCiO, इधर ब्रैकेट में CaSO4 कुछ भी दे दिया, आपको जब तक एग्जैक्ट फार्मूला पता नहीं होगा तब तक नहीं आंसर मार्क कर पाओगे, ठीक है। सिमिलरली सोडियम थायो सुनते ही क्या आपको हाइपो वर्ड आना चाहिए, हिपोपोटामस की सबसे मोटी थाइज होती हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, कभी आप जंगल फोटोग्राफी करते हैं तो देखा होगा ना, हिपोपोटामस की हमेशा आ ही जाता है उसमें। सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी से रिलेटेड 2-3 चीज़ें याद रखना, एक तो सोडियम थायोसल्फेट जिसकी थाइज मोटी हैं, हाइपो, और दूसरा सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। अगर आप जंगल में ले रहे हो फ़ोटो तो हिप्पो आएगा, और घर पे ले रहे हो तो आपका ब्रो, जो आपका भाई है, वो उसमें टांग अड़ाई देगा फ़ोटो में, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड इज़ कोटेड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट्स। पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन इज़ ए रिएक्शन इन विच मोर देन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सेम टाइप जॉइन टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल, पॉलीमर, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें मिलके बहुत बड़ा कुछ बना दे रही हैं। यानी कि जैसे बोलते हैं ना पॉलीमराइजेशन, यानी कि आपका डीएनए हुआ, डीएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके आपका चेन बनाते हैं, उनको पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। बहुत मोनोमर्स से मिलके आपके पॉलीमर्स बनते हैं, मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब मल्टीपल, ठीक है। लैक्टिक एसिड क्या है आपका, पता ही है आपको, लैक्टिक एसिड आपकी मिल्क वगैरह में पाया जाता है, यहाँ पे हमने देखा भी कहाँ, ये रहा लैक्टिक एसिड इन कर्ड, मिल्क, ये सब चीज़ें। और जब भी आपकी बॉडी कोई हार्ड फिजिकल वर्क करती है, बॉडी फील्स टायर्ड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड मसल में डेवलप हो जाता है, क्योंकि जब हम भागते हैं, रनिंग कर रहे हैं, कोई भी हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, अब हमारे पास बॉडी में इतनी कैपेसिटी तो है नहीं कि सारी ऑक्सीजन अलाउ करती जाए और एकदम हर एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन मिल जाए, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं हमारी मसल्स फॉर द इमीडिएट सर्वाइवल। और वही लैक्टिक एसिड लेटर ऑन क्या है, हमको बॉडी को थोड़ा टायर्ड फील करता है, ठीक है। और कभी भी ऐसा कुछ आया ना कि आप टायर्ड फील कर रहे हो, थोड़ा स्लीपी सा, तो लैक्टिक एसिड आंसर होता ही है यूजली। क्यों? क्योंकि आप कभी देखो कि दूध वगैरह पीते हैं उसके बाद नींद आती है, इसलिए बोलते थे ना पुराने ज़माने में कि रात को दूध पी के सोना चाहिए। द रीज़न बिहाइंड वॉज लैक्टिक एसिड, इट गिव्स यू थोड़ी टायरी सी फीलिंग एंड कोजी कोजी सी नींद आती है। और सुबह एग्ज़ाम में जाने से पहले दूध नहीं पीना चाहिए, इसलिए कहते हैं वहाँ पे जाके सो रहे हो तो फिर मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली एक ब्यूटायरिक एसिड कहाँ मिलता है आपके बटर में, एसिटिक एसिड हमने विनेगर में देख ही लिया है, एस फॉर विन, ठीक है। साइट्रिक एसिड आपके सिट्रस फ्रूट्स यानी कि लेमन में। एसिटिक एसिड हो गया आपका, इसका ऑल्स एक और नाम है इथेनोइक एसिड, ठीक है, याद रखना, इथेनॉल से याद रखना। और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या है, एंटी माइक्रोबियल और इंसेक्टिसाइड्स में यूज़ होता है। टीएनटी क्या है आपका, ट्राई ग्लिसरीन, ये किस में आपका ग्लिसरीन में, मतलब एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स जो बनाते हैं हम लोग, टीएनटी बोलते हैं ना, टीएनटी विस्फोट हुआ किसी को फोड़ने के लिए, तो उसमें याद रखना हमेशा ग्लिसरीन वर्ड्स होते हैं। तो अभी आपका एक्सप्लोसिव वाला चैप्टर आएगा तब आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे इसमें, ठीक है। ग्लाइसरॉल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्स नाइट्रोग्लिसरीन इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। RDX ये भी वही है कि कुछ विस्फोट करने में काम आता है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज साइक्लोनाइट, आगे देखेंगे। अब चलते हैं हम नेचुरल गैस और ये सब चीज़ें हमारी थोड़ी एनर्जी से रिलेटेड चीज़ों पे। सबसे पहले देखो नेचुरल गैस क्या होता है। जब भी वर्ड नेचुरल गैस आए, नेचुरल गैस क्या है, वही जो CNG है ना हमारा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें ये जब भी वर्ड नेचुरल आए एक चीज़ याद रख लो, इट इज़ हमेशा मीथेन, मैक्सिमम क्वांटिटी मीथेन ही है, ठीक है। मेनली कंटेन्स मीथेन, जब भी आया नेचुरल गैस मीथेन है, CNG आया तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, मतलब मीथेन को कंप्रेस किया है, ठीक है। और LNG आया, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो भी ये मीथेन ही है। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ऑक्टेन नंबर है आपका एंटी नॉक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेट्रोल, इट रिवील्स, मतलब एंटी नॉक प्रॉपर्टीज़ क्या, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नॉकिंग क्या होता है। नॉकिंग क्या होता है एक्चुअल में, कि जैसे आपका पेट्रोल का इंजन है, ठीक है, इसमें क्या है, फ्यूल और एयर का एक मिक्सचर होता है जिसको एक सर्टेन टाइम पे इग्नाइट करना होता है, ठीक है। वो जैसे ही उसमें आग लगती है, वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, उसके बाद हमारा इंजन वर्क करने लगता है। बट कई बार क्या होता है कि ये एयर और उसका फ्यूल का मिक्सचर प्री मैच्योरली इग्नाइट हो जाता है, यानी कि पहले ही उसमें आग लग जाती है, तो उसमें जल्दी हो जाता है या अनइवन होता है, तो उसकी वजह से कुछ शॉक वेव्स निकलती हैं,
ठीक है। शॉक वेव्स निकलने की वजह से आपके इंजन में कुछ डैमेज हो सकता है। तो नॉकिंग इज इक्वल्स टू शॉक वेव्स निकलना इन इंजन्स ड्यू टू आपके प्री मेच्योर बर्निंग ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर, ठीक है। तो ये याद रखो। और यानी कि ज़्यादा ऑक्टेन नंबर है, ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है यानी कि आप अच्छा रेजिस्टेंट हो नॉकिंग के, ठीक है। नॉकिंग कम हो रही है आपके इंजन में, तो ज़्यादा बेटर जिसका ऑक्टेन नंबर उतना बेटर उसका एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़। सिमिलरली सीटेन नंबर क्या है, ये ऑक्टेन नंबर आपके पेट्रोल इंजन में था, सीटेन नंबर क्या है आपके डीजल इंजन में है, ठीक है। इसका मतलब भी सेम है, जैसे कितना जल्दी आपका डीजल फ्यूल इग्नाइट हो जाता है जब वो इंजन के कंबशन चेंबर में जाता है, ठीक है। उसको आपको सीटेन नंबर बोलते हैं कि मतलब जो बेटर सीटेन नंबर इक्वल्स टू ज़्यादा इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका कार्बोरेटर, बचपन से सुनते आ रहे हैं कार्बोरेटर में कचरा जम गया, तो कार्बोरेटर किसकी प्रॉपर्टी है आपके पेट्रोल इंजन की, डीजल में नहीं है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद बायोगैस प्लांट के बारे में जानते हैं। बायोगैस वर्ड आया क्या है आपका, मीथेन होगी हमेशा, ठीक है। नेचुरल गैस, बायोगैस, इन सब में हमेशा मीथेन ही रहेगी, ठीक है। और एलपीजी में क्या है आपका, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एन नहीं आ रहा, नेचुरल गैस का वर्ड नहीं आ रहा, ये पेट्रोलियम गैस है। तो इसमें क्या है, अलग अलग गैसेज होंगी। मेन कंपोनेंट है इसका ब्यूटेन, जो आपके घर पे जिसमें चूल्हे वाली गैस है उसमें मेन कंपोनेंट ब्यूटेन है। और भी हैं छोटी छोटी, लाइक प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ठीक है। और इसमें क्या है, एक चीज़ और याद रखना कि जस्ट सेक, यस, कि जैसे ही आपके ये एलपीजी है ये लीक होती है तो इसकी खुद ऑर्डरलेस होती है, तो इसमें कोई एक गैस डालते हैं विच मेक्स इट कुछ उसमें ओडर आता है जिसकी वजह से, ठीक है। उसका नाम याद रखना, मरकैप्टेन, ठीक है, मरकैप्टेन याद रखना। और इथाइल पूरा नाम है, इथाइल मरकैप्टेन। और कैसे याद रखना है कि अगर स्मेल ही नहीं आई उसमें तो मर जाएंगे भाई साहब, कब मर गए पता ही नहीं लगेगा, मर गए कब पता नहीं लगा, ठीक है। तो इस वजह से ये इथाइल मरकैप्टेन डाला है ताकि मर जाएं तो मतलब लीक होए तो पता लग जाए, ठीक है। इसके बाद गैसोहॉल क्या है, गैसोलीन प्लस एल्कोहल, यानी कि गैसोलीन 90% गैसोलीन है और बचा हुआ पोर्शन इसका इथेनॉल यानी कि एल्कोहल का, ठीक है। इसको गैसोहॉल बोलते हैं। जियोथर्मल एनर्जी क्या है, जियोथर्मल, देखो इसको वर्ड्स को ब्रेक डाउन करो। जियो मतलब जियोलॉजी, जियोग्राफी, जो भी जियो वर्ड आता है वो अर्थ से रिलेटेड हो गया, ठीक है, अर्थ। उसके बाद थर्मल मतलब क्या है, गर्मी, ठीक है, थर्मल मतलब गर्मी, अर्थ की गर्मी से प्रोड्यूस करने वाली एनर्जी। ऐसे कौन से है, यानी कि आपके अर्थ में कुछ रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, कुछ आपने वो देखे होंगे ना कहीं पे, मनाली में आपने वो देखा होगा क्या, मनाली में एक मणिकर्ण साहिब का गुरुद्वारा देखा होगा आपने, मणिकर्ण। वहाँ पे क्या है कि हॉट वाटर स्प्रिंग है, ठीक है, हॉट बॉइलिंग वाटर आता रहता है। जैसे एक एग्जांपल हमने और देखा तत्ता पानी का, ठीक है। तो ये सब आपकी जियोथर्मल एनर्जी के पार्ट है। इट इज़ अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या है, कन्वेंशनल जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, कोल वगैरह यूज़ कर रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल जो हम कन्वीनियंट नहीं है अभी हमारे लिए, हम यूज़ नहीं करते हैं उसको, जैसे आपके हो गया विंड एनर्जी हो गया, ये जियोथर्मल एनर्जी हो गया, ठीक है। सिमिलरली एक हाइड्रोकार्बन विजन 2025 है, पॉलिसी फॉर कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन इंडिया। नाम से ही पता लग रहा है क्या विजन होगा हाइड्रोकार्बन पॉलिसी का, वही है। नेक्स्ट कम योर बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड क्या है आपका, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और सॉल्ट इसका है सोडियम बेंजोएट, यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। तो इसमें याद रखने का क्या है, इसमें याद रखना है आपको, मर्सिडीज़ बेंज है ना आपके पास, कभी तो होगी, मर्सिडीज़ बेंज है आपके, तो उसको आपको संभाल के रखना होगा, यू हैव टू प्रिजर्व इट, कहीं स्क्रैच ना आ जाए, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाई है, ऐसा तो नहीं है रिश्वत लेके लिया है, ठीक है। तो मेहनत से इतनी साल पढ़ाई की है तब जाके आप मर्सिडीज़ बेंज खरीदोगे, तो उसको एकदम अच्छे से रखोगे, प्रिजर्व करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू, इट इज़ यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। तो जब भी वर्ड बेंजोइक आ जाए, बेंजोएट आ जाए, कुछ भी, ठीक है, तो याद रखना इट इज़ यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ हनी, ये कहाँ से बीच में आ गया सर, हनी क्या है कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज, इन सब का क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि हनी का मेजर कंपोनेंट क्या है, तो याद रखना फ्रक्टोज। ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह हो गए, इनमें क्या होता है आपके फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। हनी में भी क्या है, फ्रूट का रस ही तो है एक तरीके से जो मधुमक्खी उठा के ले गई है, ठीक है, तो ये आपका फ्रक्टोज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखो एक चीज़ और याद रखनी है आपको क्या, कि टाइप्स ऑफ शुगर अगर कोई भी कभी भी पूछे तो याद रखना दो टाइप्स की शुगर होती हैं, एक मोनोसैकेराइड्स, एक डाइसैकेराइड्स, ठीक है। तो इसमें नाम से ही पता लग रहा है, मोनो मतलब सिंगल और डाई मतलब टू, ठीक है।
तो मोनोसैकेराइड्स के अंदर जो दो आते हैं आपके, दो तीन आते हैं वैसे तो। मोनोसैकेराइड में आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये जो ऊपर वाले दो हैं ये आपके मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है। ये ग्लूकोज को तो पता ही है आपको, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्रक्टोज मैंने बताया आपके फ्रूट शुगर होती है, एफ से फ्रूट, एफ से फ्रूट शुगर, ठीक है। उसके बाद एक और होता है ग्लैक्टोज, उसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके डाइसैकेराइड्स में, अब बाकी हैं क्या कि सक्रोस है, माल्टोस है, और एक और आता है लैक्टोस, ठीक है। बोलते हैं ना हम लैक्टोस इंटॉलरेंट है, तो ये लैक्टोस शुगर है एक टाइप की, विच इज़ फाउंड इन योर मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और सुक्रोज क्या है आपकी? सुक्रोज आपकी है टेबल शुगर कहते हैं जिसको, ये है, याद रखना। इसको बहुत बार पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द टेबल शुगर? सक्रोज। विच अमंग नोन एज द फ्रूट शुगर? फ्रक्टोज। ग्लूकोज मेन सोर्स। माल्टोज क्या है आपका? माल्टोज जो भी स्टार्च के ब्रेकडाउन से बनती है उसको माल्टोज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लैक्टोज मैंने बता दिया मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट क्या है आपका? पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या है? ए सॉल्ट यूज्ड एज ए स्टिमुलेंट एंड इन एपिलेप्सी ट्रीटमेंट, ठीक है। क्यों क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम? सिंपल सा ये है कि ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, उन्हीं का एक डायरेक्ट हेडिंग देके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड, तो देखो याद रखने का इम्पॉर्टेंट इसमें काम क्या है? स्टिमुलेंट, यानी कि इट इज़ यूज्ड एज ए सेडेटिव, ठीक है। या फिर किसी को एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी या के दौरे वगैरह पड़ते थे ना, तो उसमें इसको यूज़ करते थे पोटेशियम ब्रोमाइड को, ठीक है। याद रख लेना इसको। और इसको फोटोग्राफी में भी अगर यूज़ करते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड विट इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी। और क्या है अब नेक्स्ट आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड। पता है इसके बारे में कि हाँ पॉइजनस गैस है, ये हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इसकी एफिनिटी ज़्यादा है हीमोग्लोबिन में अटैच होने की ऑक्सीजन से ज़्यादा। तो यानी कि अगर एक बंद कमरे में ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों को छोड़ा है तो आपके बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा एक्यूमुलेट होकर आपकी चांसेस हैं कि फेटल है, ठीक है। बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे कि मतलब एक कार में कोई बैठे हैं लोग और उनको पता भी नहीं चला कि क्यों उनकी डेथ हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें किसी तरह से लीक हो गई थी वेंट में से, एंड दे केप्ट ऑन इनहेलिंग इट, और उनके बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई हीमोग्लोबिन में, एंड विच रिजल्टेड इन टू डेथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूजिनॉल। यूजिनॉल क्या है आपका? मेजर कंपोनेंट ऑफ क्लोव ऑयल। क्यों इसको ऐसे पढ़ा? क्योंकि इसमें पूछते हैं क्या, मैच द कॉलोइंग में बहुत सी चीज़ें आ गई, उनमें से एक लिखा गया क्लोव ऑयल और सामने लिख दिया यूजिनॉल, ठीक है। अब जब तक पढ़ा नहीं है तब तक पता नहीं है, ठीक है। तो कैसे याद रखना है? यूजिनॉल। तो ऐसे याद रखो कि देखो क्लोव को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? लौंग बोलते हैं ना, लौंग। और यूजिनॉल, इसमें भी वर्ड क्या आ रहा है? ह्यूज। ह्यूज और लॉन्ग एक वर्ड ही है ना, LONG, लॉन्ग और ह्यूज, ठीक है। ऐसे याद रखना, जब भी ह्यूजिनॉल लिखा जाए तो याद रखना ह्यूज यानी कि यूजिनॉल यानी कि क्लोव ऑयल, लॉन्ग। नेक्स्ट नेचुरल पेन रिलीवर एंड टूथ एक मेडिसिन में भी यूज़ होता है यूजिनॉल। क्यों? क्योंकि क्लोव ऑयल का कंपोनेंट है ना। आप देखते होंगे कि जैसे बहुत से टूथपेस्ट के एड्स आते हैं उसमें एक ऐसे लॉन्ग सी बनी रहती है, वो इसीलिए बनाते हैं बिकॉज इट हैज़ यूजिनॉल इन इट। नेक्स्ट है यूरिया। सबको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें मैक्सिमम क्या कितना परसेंट ये पूछा जाता है, यूरिया में कितना परसेंटेज नाइट्रोजन होता है? तो याद रखना 46.7, ठीक है। उसके बाद डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये भी एक टाइप का फर्टिलाइज़र है जिसको बोलते हैं डैप। और इसमें कितना फॉस्फेट है तो क्या होगा अंदर? फॉस्फोरस होगा। कितना? वही 46 से 53%। और क्या उसमें नाइट्रोजन भी होता है? यस, थोड़ा सा 18% नाइट्रोजन भी होता है। ओजोन के बारे में सब कुछ पता है कि अनस्टेबल है, व्हेन मिक्स्ड विद वाटर रिलीजेज ऑक्सीजन एटम्स एंड किल्स बैक्टीरिया। यानी कि ये ओजोन तो सर वो हमारे उसमें अपने स्ट्रेटोस्फेयर में बताया था, तो वो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है भाई। आपके ज़मीनी तौर पे भी कुछ ओजोन पाया जाता है विच इज़ थोड़ा टॉक्सिक इन नेचर, याद रखना। दैट्स वाई इट हेल्प्स इन किलिंग द बैक्टीरिया। फायर अलार्म होता है आपका, इट यूजेस फोटो सेल्स, फोटोवोल्टिक सेल्स, कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो पहले तो यहाँ पे फोटोवोल्टिक नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक लिखना। क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक और फोटोवोल्टिक डिफरेंस है। देखो क्या होता है फायर अलार्म में, एक्चुअल में क्या होता है, कभी आप किसी होटल वगैरह में जाते हो एंड उसमें लिखा होता है कि नो स्मोकिंग, पर आपने कभी अंदर स्मोक कर लिया होटल रूम में, तो उसको कैसे पता लग जाता है यार कि हमने स्मोक किया धुएँ से? ऐसा तो नहीं है उसकी नाक है, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो मैन मेड चीज़ें हैं, इतना तो हम कुछ एक्यूरेट ऐसा बना नहीं सकते विच कैन स्मेल थिंग्स। तो इट वर्क्स अपॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है उसमें एक्चुअल में कि एक आपका सोर्स होता है जहाँ से लाइट निकलती रहती है, ठीक है। लाइट सोर्स बोला, यूजुअली समझ लो एक LED डिवाइस है, ठीक है।
और एक फ़ोटो सेंसर होता है, ठीक है, जहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेंसर्स होता है, फ़ोटो डायोड मान लो या कुछ भी होगा, ऐसा मान लो, विच सेंसेस लाइट, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये एलईडी लाइट ऐसे जा रही होती, इस पर नहीं पड़ रही होती, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे स्मोक आई, स्मोक आने से यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ। मैंने बताया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि आपका मीडियम चेंज होता है तो ऐसे रिफ्रैक्शन होता है या स्केटरिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक है। तो लाइट यहाँ जा रही थी, स्केटर होने लगी स्मोक की वजह से, स्मोक की वजह से स्केटर होके कुछ पोर्शन होगा जो इस पर भी टप्पा खाएगा, किस पे, आपके फोटो जो डायोड है या फिर लाइट सेंसर है, ठीक है। ये एलईडी है, ये लाइट सेंसर है, यहाँ पे थी पहले, स्मोक की वजह से स्केटर होकर हल्की सी इस पर पड़ी, इस पर जैसे ही पड़ी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट हुआ, यानी कि इस पर इलेक्ट्रिक करंट हल्का सा जनरेट हुआ तो उसने अलार्म बजा दिया कि भाई साहब आपके घर में, आपके रूम में कोई सिगरेट पी रहा है। तो दिस इज़ द फंक्शनिंग ऑफ फायर अलार्म, ठीक है। पायरेथ्रिन क्या होता है आपका, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा पायरेथ्रम फ्लावर्स होते हैं, उसमें से ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, फ्यूमिगेंट एंड रोडेंटिसाइड, ठीक है। फ्यूमिगेशन हम करते हैं ना, मतलब आप देखते होंगे कि जब मलेरिया वगैरह होता है तो फ्यूमिगेशन वाले भैया आते हैं, हर जगह धुआं फैला देते हैं। एक रोडेंटिसाइड मतलब रोडेंट्स को मारने, यानी कि रैट्स वगैरह को मारने के लिए, तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड यूज़ होता है उसमें। इन दोनों का नाम अच्छे से याद रखना, ठीक है। हर्बिसाइड्स का काम क्या है, डिस्ट्रॉय हर्ब्स या फिर वीड्स। इसमें किसको यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोरेट। देखो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल वही पायरेथ्रिन है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं इसमें केमिस्ट्री में, ये और कुछ है आपको नहीं मिलेगा इससे ज़्यादा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाएगा कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज़ यूज्ड एज विच अमंग द फॉलोइंग, ऑप्शन दे दिए, रोडेंटिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, ये साइड वो साइड, ठीक है। तो याद रखना है रोडेंटिसाइड्स हैं। कैसे याद रखो, कुछ भी बना लो यार इसका निमोनिक, जैसे ऐसा कौन सा जानवर है जिसको हम फंसाना पड़ता है तब जाके वो पकड़ा जाता है। ऐसा तो नहीं, मच्छर को फंसाना तो नहीं पड़ता, ऑल आउट लगाया मार दिया। बाकी कुत्ता बिल्ली ये सब नहीं, हमेशा रोडेंट्स यानी कि रैट्स वगैरह को ही है ना, ऐसे जाल बिछाना पड़ता है, रैट ट्रैप लगाना पड़ता है तब जाके वो फंसता है। तो फॉस्फाइड्स वैसे याद रख लेना, ठीक है। हर्बिसाइड, हर्बिसाइड के लिए सोडियम क्लोरेट कैसे याद रखोगे कि मतलब आपने सपोज़ कोई फसल उगाई, कुछ भी किया है तो आसपास पूरा एकदम क्लियर करोगे ना एरिया, कि मतलब और कोई वीड्स या हर्ब्स ना हो गए आसपास, तो एकदम क्लियर करने के लिए, क्लियर से याद रखना है, क्लियर करना है अपने को फसल, तो यानी कि हर्ब्स हटाना है। नेक्स्ट इज़ योर क्रूक्स ग्लास बोलते हैं जिसको, मेड बाय मिक्सिंग सीरियम एंड रेयर अर्थ मेटल्स। बेसिकली क्या है कि ऐसा ग्लास है जो आपके सन ग्लासेस में लगाया जाता है सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्रूक्स ग्लास। ये तो आप वैसे भी पहचान जाओगे, इसमें भी ग्लास वर्ड है और सन ग्लासेस में ही यूज़ होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज़ योर कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये हमने पहले भी देखा था, क्या, नीला थोथा या फिर ब्लू विट्रॉल, ये वही है, ब्लू विट्रियॉल, ठीक है। रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या है, जैसे किसी भी चीज़ की कार्बन डेटिंग करते हैं, सिमिलरली रेडियो एक्टिव डेटिंग में क्या होगा, रेडियो एक्टिव एक्टिविटी के थ्रू पता लगाएंगे, ठीक है। एज ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट क्या है आपका, ईओसिन। ईओसिन क्या है, यूज्ड एज रेड इंक, ठीक है। मोस्ट रेड इंक्स आर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ईओसिन्स। काम का क्या है, अब क्वेश्चन आ गया वही मैच द कॉलिंग में, ईओसिन के आगे लिख देंगे एक सिंपल सा रेड इंक। अब कितना भी आपको नॉलेज हो केमिस्ट्री की, कुछ भी हो, बट अगर ये फैक्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन गलत ही होगा, और वो पूछते ऐसे ही फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो क्या याद रखना है, ईओसिन आपके रेड इंक। तो कैसे याद रखोगे, मतलब आपके बचपन में जब कॉपीज़ वगैरह चेक होती थी तब मैम अगर लाल इंक से ऐसे गोले गोले लगा देती थी बहुत सारे, तो घर पे आप उस कॉपी को लेके आते थे कि बेटा हर जगह लाल निशान क्यों है, ईओ ईओ यू जैसे बोलते हैं ना आजकल, ईयू, हर जगह रेड निशान क्यों है बेटे, तो रेड इंक। नेक्स्ट है आपके वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस क्या है, येलो ग्रीन लाइट एमिट करता है डार्क में, स्मेल्स लाइक गार्लिक, यूज्ड एज ए वॉर वेपन, स्मोक कर्टेन, ठीक है। तो क्या है वाइट फॉस्फोरस, तो क्वेश्चन यही आएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ यूज एज स्मोक कर्टेन या फिर स्मोक बॉम्ब, ठीक है। तो याद रखना है वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्मोक कर्टेन्स, यही है,
कैसे होता है, मेड फ्रॉम कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड एंड डाइज यूज्ड इन वॉर टू हाइड, यानी कि बहुत सी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं स्मोक कर्टन्स में, यानी कि टाइटेनियम भी यूज़ कर रहे हैं हम, वाइट फॉस्फोरस भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अब क्या है, अब इतना ज़्यादा पूछे नहीं जाते। नेक्स्ट इज़ योर ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेयर केमिकल्स आर नॉट इन सॉल्यूशन बट इन पेस्ट फॉर्म। ठीक है, नाम से पता लग रहा है। क्या यूज़ कर रहे हैं हम ड्राई सेल में, जिंक का वेसल है और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, प्लस और भी चीज़ें हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड, कार्बन रॉड्स। इट कैन नॉट बी रिचार्ज यूज इन टॉर्च ट्रांजिस्टर्स एंड रेडियो। याद रख लेना, जिंक और मैंगनीज डाइऑक्साइड मेन है, अमोनियम क्लोराइड भी याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर रिवर्सिबल रिएक्शन दैट अकर इन बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। नाम से ही पता लग रहा है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेजर केमिकल सब्सटेंसेज एंड देयर एप्लीकेशन या फिर इम्पैक्ट्स। तो अभी तक हमने काफ़ी सारे चीज़ें पढ़ी हैं, उनको एक टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे कि जिंक फॉस्फाइड हमने पढ़ा था, रोडेंटिसाइड। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, इनका अच्छे से याद रखना नाम, ये लिस्ट इसमें बेसिकली जो टेबल्स वगैरह हैं काम की हैं। ठीक है, ओजोन के डिप्लीशन से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, सबको पता है। क्यों, क्योंकि यूवी रेज़ को ओजोन एब्जॉर्ब करता है, वो नहीं बचा ओजोन तो डायरेक्ट आ जाएंगे यूवी रेज़ हमारे पास। मिथाइल आइसोसाइनेट क्या है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुई थी लीक। ठीक है, फ्लोराइड पॉल्यूशन क्या होता है, आपके जैसे राजस्थान वाले एरिया वगैरह है ना, उनमें क्या है, फ्लोराइड बहुत है। ठीक है, पानी में, तो उसकी वजह से क्या है, फ्लोराइड डिपॉजिट होने की वजह से टीथ। ठीक है, तो टीथ का क्या मतलब है, या टीथ अच्छे होते हैं कि टीथ बुरे होते हैं। तो देखो इसमें ऐसा है कि फ्लोराइड पोल्यूशन से आपके दोनों चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव ये क्या क्या होता है कि आपका स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एनेमल होता है, टूथ पे एनेमल होता है ना, और एसिड अटैक से बैक्टीरिया बचत, जो बैक्टीरिया एसिड अटैक करता है उससे बचाता है। सिमिलरली कुछ नेगेटिव भी है कि फ्लोरोसिस हो जाता है, कुछ वाइट स्पॉट्स बनने लगते हैं आपके, येलो ब्राउन स्टेन्स बनने लगते हैं, पिटिंग ऑफ इनेमल भी होता है, स्केलेटल फ्लोरोसिस भी होता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्या है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज़ यूज इन, मतलब यूज क्या होते हैं, मतलब वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोसेल्यूलोस, एक्सप्लोजिव में यूज़ होता है। तो नाइट्रो वर्ड आ रहा है ना, ऐसे नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोसेल्यूलोस, ये सब हम देखेंगे अभी किसमें, एक्सप्लोजिव वाले चैप्टर में, कि एक्सप्लोजिव्स में यूज़ होता है। जिंक फॉस्फाइड, रोडेंटिसाइड, कहाँ देखा है हमने, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड देखा है, तो जिंक फॉस्फाइड भी उसका भाई है। तो इन दोनों को अच्छे से नाम याद रखना, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड और जिंक फॉस्फाइड। वही फंसाने वाले तरीके, किसको फंसा रहे हैं, रोडेंट्स को। जिंक में भी ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टैक्सॉल क्या है, एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है, केवलार क्या है आपका, सिंथेटिक फाइबर है। क्या, कैसे याद रखना है इनको, कहाँ पे काम आएंगे। तो देखो, टैक्सॉल आपको याद रखना है, एंटी कैंसर ड्रग है, इंपॉर्टेंट। तो कैसे याद रखोगे कि हम, जो कैंसर हो रहा है काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है वर्ल्ड में, तो उसके लिए एक मुहिम चलाई गई थी कि उसकी जितनी भी जो ड्रग है वो टैक्स फ्री होनी चाहिए, ऑल द ड्रग्स, टैक्स ऑल। तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, वैसे ये ऐसे कोई स्टोरी नहीं है, ये मन से याद रखने के लिए बनाया गया है। ठीक है, केवलर क्या है आपका, सिंथेटिक फाइबर, किस में यूज़ होता है, बुलेट प्रूफ वेस्ट्स बनाने में। ठीक है, केवलार। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड किस में यूज़ होता है, इंसेक्टिसाइड में। टेट्राइथाइल लेड, एंटी नॉक एजेंट। ठीक है, और उसके बाद फ्रियॉन, रेफ्रिजरेंट। ठीक है, फ्रियॉन का एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेफ्रिजरेंट्स में होता है। ठीक है, अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अब चेंज हो रहे हैं, पहले CFCs वगैरह यूज़ होते थे, उसके बाद और भी चेंज हो रहे हैं। उसके बाद टेट्राइथाइल लेड, पहले होता था क्या, अनलीडेड पेट्रोल आता था, याद है एक बार, अनलीडेड पेट्रोल। उस टाइम पे क्या होता था, पेट्रोल में लेड डालते थे, मतलब कि पहले क्या होता था, टेट्राइथाइल लेड जो था, टेट्राइथाइल लेड, इसको ऐड करते थे हम पेट्रोल में। क्यों, ताकि ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता था, मतलब ये नॉकिंग का इफेक्ट जो देखा था हमने। नॉकिंग का मतलब क्या होता था कि आपके इंजन में कुछ डैमेज ना हो, किसकी वजह से, प्री मैच्योर इग्निशन ऑफ एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर। ठीक है, तो उसकी वजह से नॉकिंग होती थी, तो इसको यूज़ करते थे हम एज ए एंटी नॉक एजेंट। फिर क्या हुआ, एक अनलीडेड पेट्रोल आया, तो उसमें क्या होने लगा, क्योंकि पर हमने ये देखा कि ये डालने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं। पेट्रोल में अगर लेड है तो इस वजह से अनलीडेड पेट्रोल आने लगा कि भैया हम एंटी नॉक वगैरह की प्रॉब्लम हम सुलझा देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, तो ये सब आपको ऐसे ही याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, पर अगर ट्रिक से याद रखना है तो ट्रिक से भी याद रख सकते हो, कि मतलब शुरुआत के 2 वर्ड्स लो, हर एक के लेटर्स लो, ताकि
चेंज कुछ हो भी जाए तो भी याद रहे। फॉर एग्जांपल बी ही यानी कि जैसे बी बोलते हैं ना, मक्खी वाला बी, तो बी क्या होता है, एक इंसेक्ट है। ऐसे तो नहीं, बर्ड तो नहीं बोलते ना बी को, तो इंसेक्टिसाइड हो गया। सिमिलरली कार्बन टेट्राक्लोराइड, काटी, काटी मतलब अगर आग लग जाए तो उसको काटने के लिए हमको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो चाहिए। तो काटे, काटे आग को कौन काटे, फायर एक्सटिंग्विशर काटे। ठीक है, तो केवलार वगैरह ये सब तो आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ मैं। नेक्स्ट आ रही है फिजिकल चेंजेस, हम देख चुके हैं क्या होता है। पेस्चराइजेशन क्या होता है, पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, पहले मिल्क को बहुत तेज़ गर्म किया फिर बहुत तेज़ ठंडा किया। इसमें क्या हुआ, डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर टू किल द पैथोजेंस। अदर फैक्ट्स क्या है, फायरवर्क्स में विच अमंग द फॉलोइंग इज़ यूज, तो मैग्नीशियम का यूज़ होता है। एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम पता ही, इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन पता है। गैल्वेनाइजेशन में ऑलरेडी बता दिया मैंने क्या, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग लगाई जाती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अभी हमने क्या बोला, काटे, कौन काटे, आग को फायर एक्सटिंग्विशन काटे। लिक्विड अमोनिया क्या है आपका, रेफ्रिजरेंट में यूज़ होता है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड याद है ये, H2O2, ये वूंड्स की ड्रेसिंग वगैरह में काम आता है। एसीटोन क्या है आपका, नेल पॉलिश रिमूवर है। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लेना, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज एज अ नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन। तो इसको याद रखना है। अच्छी टोन किसकी होती है, अच्छी टोन होती है गर्ल्स की ना, तो गर्ल्स क्या लगाती हैं, नेल पॉलिश। ईओसीन हम देख चुके हैं, रेड इंक देख चुके हैं। चलो क्लाउड सीडिंग में क्या हो सकता है, हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब क्लाउड सीडिंग में होता क्या, हम लेके गए सिल्वर आयोडाइड को, डाल दिया ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में, और क्या ये एक्ट्स एज अ हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल या सब्सटेंस। हाइग्रोस्कोपिक मतलब पानी से जो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस आर दोज दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एयर। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड क्या है, वहाँ पे जाके हवा में गया, हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया, तो वहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन हो गए। तो यही क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट है, तो याद रखना। सिल्वर आयोडाइड विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज एज अ क्लाउड सीडिंग एजेंट। ठीक है, तो याद रखना सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट इज़ योर लाइटनिंग कंडक्टर, ये मैं बता चुका हूँ क्या, एक मेटल रॉड आपकी बिल्डिंग के ऊपर लगाई जाती है ताकि अगर बिजली आए तो इसके थ्रू जाए और यहाँ से आप सीधे अपने ज़मीन में, अर्थ में भेज सकें इस बिजली को, इसको लाइटनिंग कंडक्टर भेजते हैं। यूजली कॉपर या एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। जिंक ऑक्साइड क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज यशद पुष्प, फिलोसफर्स वूल, ये अच्छे से याद रखना, यूज इन कॉस्मेटिक इंक एंड ऑइंटमेंट्स। जिंक ऑक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं फिलोसफर्स वूल। ठीक है, यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। देखो यहाँ पे चीज़ें तो सारी सही लिखी हैं, परंतु ये जो जिंक ऑक्साइड है ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ नोन एज फिलोसफर्स वूल। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना। तो कैसे याद रखें, देखो फिलोसफर्स वूल, मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा लिख लेना। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, देखो MgO, इसको वर्ड को लिख दो माजो, बर्तन मांजने वाला माजो। ठीक है, माजो। ठीक है, और फिलोसफर का काम क्या होता है, हर चीज़ को एकदम बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करता है ना। कैसे कि बर्तन मांजने वाला स्कॉच ब्राइट का वो होता है ना, उसको भी एकदम बोलते हैं कि ये दिस इज़ नॉट स्कॉच ब्राइट, दिस इज़ नॉट बर्तन मांजने वाली चीज़, दिस इज़ वूल। ठीक है, तो हर चीज़ में ज़्यादा ही फिलोसफी झाड़ते हैं वो। ठीक है, तो फिलोसफर वूल क्यों, माजो। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो ये याद रख, करेक्शन सही से कर लेना। मैग्नीशियम ऑक्साइड है। हीमोग्लोबिन सब जानते हैं क्या, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन द ब्लड, बताने की ज़रूरत है नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, पहले तो हाइड्रो और कार्बन्स, ऐसे कार्बन के चेन, नॉट जस्ट कार्बन के चेन, ऐसी चेन्स जो मिलके बनी हो, किससे, हाइड्रोजन प्लस कार्बन के उस कंपाउंड से। ठीक है, और ये क्या होते हैं, फाउंडेशन टू फ्यूल्स, यानी कि जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं ना, कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, इन सब के जो बेसिक फाउंडेशन है वो आपके क्या, हाइड्रोकार्बन्स हैं। यानी कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं किससे मिलके बनते हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से। यानी कि ऐसी चेन होती है लंबी सी, कहीं पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, कहीं पे कार्बन है, तो उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब इस कुछ होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कुछ होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड में कौन आते हैं, एल्केन्स। ठीक है, यानी कि जिसमें कार्बन एटम्स आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से मिले हुए हैं, उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन्स।
ठीक है, इनके लास्ट में ऐसा आता है मीथेन, ईथेन, एल्केन, केन है ना, तो इसके लास्ट में सब में एन 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 आ रहा है। ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो याद रखने का क्या तरीका है, जिसमें एल्केन है उनके पीछे सब में मीथेन, ईथेन, प्रोपेन ये सब आ रहा है। ठीक है, और सिंगल है सब। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से सारे कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, मीथेन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, मीथेन भी है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्श गैस। मीथेन सुनते ही मैंने क्या बताया था आपको, क्या याद आना चाहिए, नेचुरल गैस, ये रहा बायोगैस, मार्श गैस। ठीक है, राइस के फील्ड्स में जो निकलने वाली गैस कौन सी आपकी, मीथेन। सब जगह नेचुरल में कुछ भी हो रहा है मीथेन ही निकलेगी। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब के देख लेना फार्मूला वगैरह को, वैसे पूछेगा तो नहीं बट देखते हुए चलना। बेसिक का पूछ सकता है क्या, ईथेन का क्या है, मीथेन का क्या है, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन तक का पूछ सकता है, बस शुरू के 4 का देख लेना। कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस जानने की ज़रूरत नहीं है, नहीं जानना कुछ भी। अनसैचुरेटेड पे आते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें जो कार्बन एटम्स हैं 2 वो या तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है, या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, पहले वाले में क्या था, सिंगल था। ठीक है, सिंगल होने पे क्या हुआ उसके साथ, उसका नाम हो गया पैराफिन। ठीक है, पैराफिन हो गया नाम। और क्या हुआ देखा हमने, उसका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से उसका में क्या हुआ, आपका एन लग गया हर एक में, एल्केन नाम हो गया। अल्केन नाम से ही लग रहा है ना, अकेला है कोई, अकेले घूम रहा है लेन्स में। ठीक है, उसके बाद एल्कीन्स आ गया, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी हैं वो एल्कीन हो गई, और जो ट्रिपल से जुड़े हैं उनका क्या होगा, एल्काइन हो गया। ठीक है, और एल्कीन के क्या क्या होंगे एग्जाम्पल, इथाइलीन, प्रोपाइलीन। ठीक है, एल्कीन है ना, तो ब्यूटाइलीन। सिमिलरली एल्काइन में क्या होगा, वाई आ जा रहा है इसमें। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, हम लोग को कभी समझ में नहीं आया कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा क्यों बोलते हैं, तो एल्काइन, वाई, वाई सुनते याद है ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ठीक है, वाई 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इसके एग्जाम्पल भी एसिटाइलीन, जिसको इथाइन बोलते हैं, इथाइन, वाई आ रहा है ना, एथाइन। ठीक है, इसमें भी देखो क्या आ रहा है, इथाइलीन में, सॉरी एल्कीन में क्या आ रहा है, इथीन, प्रोपीन, ब्रोटीन। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हो गए। इससे ज़्यादा नहीं जानने की ज़रूरत है कि इथाइलिन क्या है, इथाइल अल्कोहल क्या है, ये सब नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके एसिटाइलिन, जो इसमें है उसमें एक दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हाँ, ये मस्टर्ड गैस में कौन सी अवेलेबल होती है, इथाइलिन होती है। सिमिलरली आपके एसिटाइलिन क्या है, आपका एसिटाइलिन है विच जो कैल्शियम कार्बाइड यानी कि फ्रूट राइपनिंग में यूज़ की जाती है। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग में उसको बोलते हैं एसिटाइलिन। और साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग द रिंग ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड साइक्लिक रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, क्योंकि आपको जानने हैं नहीं। अल्कोहल के बारे में जानते हैं, यस, अल्कोहल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन एन एलिफेटिक कार्बन आइटम, यानी कि एक जगह कहीं पे उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि OH लगा हुआ है, यानी कि जैसे CH3OH, इसको बोल दिया मिथाइल, ये मिथेनॉल बोल दिया, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी कि हमेशा ऐसे CH3, C2H5 इन सब के लास्ट में एक OH लग रहा है। देखो C3H, CH3, CH2, CH2 लास्ट में OH लग गया, तो यानी कि लास्ट में कहीं ना कहीं OH ग्रुप लगेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहेगा, वही आपके अल्कोहल है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल यानी कि मिथेनॉल जिसको बोलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मिथेनॉल क्यों मिथेनॉल बेस्ड इकॉनमी हमने कई बार सुना है अपने इकोनॉमिक के टर्म्स में। ठीक है, और कैसे बनती है उसका जानना भी ज़रूरी है, कि हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, अब ऐसे बनती है, पहले उस वुड से बनती थी, इसलिए उसको बोलते थे वुड अल्कोहल। ठीक है, ये नाम याद रखना, वुड अल्कोहल, मीथेनॉल। और कुछ इसकी प्रॉपर्टी कि नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, देयरफॉर मतलब पॉइजनस होती है, इस वजह से हमको जब भी इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल बनाते हैं ना हम शुगर वगैरह से, तो उसमें चुपके से नहीं, सरेआम ऐड कर देते हैं क्या, मिथेनॉल, सो दैट इट इज़ नाउ लेफ्ट डीनेचर्ड, यानी कि उसको ड्रिंक नहीं कर सकते। तो आपके कोविड के टाइम पे आपने सुना होगा कि बहुत से लोग सैनिटाइज़र पी रहे थे, बोल रहे थे कि भाई इससे नशा कर लेते हैं, उसमें भी तो अल्कोहल ही है एंड अल्कोहल से हमारे कीटाणु मर जाते हैं। तो नहीं बेटे, आपके सैनिटाइज़र में जो अल्कोहल है वो क्या है तो इथाइल अल्कोहल ही, परंतु उसमें हमने क्या डाला है, उसमें हमने डाल दिया है मिथेनॉल, बिकॉज वी वांट इट टू बी यूज्ड डीनेचर्ड। ठीक है,
और कुछ जानने की इसमें ज़रूरत है नहीं। एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, कि इसको एज ए फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं ऑटोमोबाइल्स में। जो आपकी बड़ी बड़ी कार्स होती हैं ना, कौन सी, जो रेसिंग कार्स होती हैं, जो चौड़ी सी होती हैं, उसमें आप यू हैव सीन कि उसमें मेथनॉल ही यूज़ करते हैं, बट इन जनरल हम नहीं यूज़ करते क्योंकि बहुत सारा रिक्वायर्ड होता है, तो अपने में नहीं यूज़ करते। और इट इज़ यूज एज एन एंटी फ्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इथाइल अल्कोहल, जिसको इथेनॉल बोलते हैं। यूजुअली जो कॉमन आपका अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है वो इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल से बनता है। कैसे मिलता है आपको? फ्रूट से, प्लांट से, कुछ अलग अलग चीज़ों से। मेन कंपोनेंट ऑफ वाइन होता है। फर्मेंटेशन या ब्रेक डाउन ऑफ शुगर से, यानी कि शुगर केन लिया, शुगर से केन से हमने सुना है ना इथेनॉल ब्लेंडिंग। कहाँ से आता है वो इथेनॉल? इथेनॉल आता है आपका, यही इथाइल अल्कोहल को ही इथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, और एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है? 100% इथेनॉल, इसको याद रखना। एब्सोल्यूट अल्कोहल जब भी आ जाए तो उसका नाम 100% इथेनॉल है, इसमें कुछ मिक्सिंग नहीं हुई है। रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या है? इथेनॉल में थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। और पावर अल्कोहल क्या है? मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, इथेनॉल और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजीन यूज एज ए मोटर फ्यूल। पावर अल्कोहल याद रखना। पहले तो पेट्रोल और इथेनॉल तो पता ही होगा आपको, साथ में एक छोटा सा बेंजीन का भी डाल दिया, इसको पावर अल्कोहल बोल दिया। और इथाइल अल्कोहल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सब कुछ पता है आपको, कि जल्दी से आग लग जाती है, सॉल्यूबल होता है वाटर में, शराब में यूज़ होता है, यही सब है। एल्कोहलिक बेवरेज है, एंटीसेप्टिक है, कफ सिरप में यूज़ होता है। ठीक है, एंटी फ्रीज में ही होता है जो सर्दियों वाली जगह है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ऑर्गेनिक एसिड्स। कुछ एसिड्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और सवाल इनमें से एक भी आते नहीं है किसी भी चीज़ से। क्वेश्चंस किससे आते हैं? वही हमारा पुराना फॉर्मिक एसिड क्या होता है, याद है? फॉर्मिक एसिड जो आपका स्टिंग, आंट की स्टिंग थी ना, आंट स्टिंग, उससे होता है। यानी कि आंट हमने देखा था, आंट चाची को हम फॉर्मल वर्ड में बोलते हैं, तो फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, एसिटिक एसिड हमने किस में देखा है? विनेगर में बोलते हैं इसका, और दूसरा नाम भी एथेनॉइक एसिड। यही सब है। उसके बाद एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, मैंने बोला था ना एक सब चैप्टर आएगा एक्सप्लोसिव्स के ऊपर आपका। क्या है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस? तो एक चीज़ तो पहले सब में देखो कॉमन क्या है, ट्राई नाइट्रो वर्ड, नाइट्रो नाइट्रो करके कहीं पे भी जहाँ दिखे, ट्राई नाइट्रोटोलिन TNT, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG, नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रो वर्ड आ रहा है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल नाइट्रो वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो इन सब में क्या है, ये जो डायनामाइट है ये भी क्या है? मेड बाय एब्जॉर्बिंग नाइट्रोग्लिसरीन इन सॉडस्ट, ये भी वैसे ही बनता है डायनामाइट में। ठीक है, तो ये सब में, और ये आप सोच रहे हो कि RDX में है कि या इसमें, तो कहीं नहीं आ रहा। सो ये तो शॉर्ट फॉर्म हमने रखी है, असलियत में देखो इसका क्या नाम है, साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रामीन। तो वही ट्राई नाइट्रा तो आ ही रहा है, कहीं ना कहीं इसमें नाइट्रिक एसिड का हर एक में यूज़ किया जा रहा है। तो इनमें नाइट्रिक एसिड यूज़ किया जा रहा है, सब एक्सप्लोसिव्स हैं। सिर्फ इतने से वर्ड्स से जो मैंने अभी तक बोला है, इससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर क्वेश्चन आया तो, सिर्फ नाइट्रो देख के। ठीक है, उसके बाद फिर भी थोड़ा सा आगे हम डीप देख लेते हैं। क्या ट्राई नाइट्रोटोलिन में क्या हुआ है? नाइट्रिक एसिड को किसी टोलिन में ऐड किया गया है, कुछ बन गया हमारा, TNT बोल दिया इसको। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पूछ ले ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, तो ग्लीसरीन ये नाइट्रिक एसिड लिया, उसको ग्लीसरीन में ऐड किया, ये सब किया। तो इसी से ही यूज़ किया जाता है हमको, क्या, डायनामाइट बनाने में। ठीक है, मेड बाय नाइट्रेटिंग द ग्लाइसरॉल विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्या आपका? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल में क्या किया गया? वही नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस फिनॉल, नाम से पता लग रहा है, नाइट्रो फिनॉल हो गया, ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो गया। नेक्स्ट आपका डायनामाइट किससे बनता है? मैंने बताया नाइट्रोग्लिसरीन जो था हमारा, कहाँ, ये TNG। ठीक है, उसको किसमें? सॉडस्ट में या फिर किसी गिवर में ऐड किया, तो आपका क्या बना? डायनामाइट। याद रखना, सॉडस्ट में ऐड किया है नाइट्रोग्लिसरीन को ही। नेक्स्ट क्या है आपका? RDX। ठीक है, इसका याद रखना किसने डिस्कवर किया था इसको? जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग, RDX। ठीक है, हैनिंग भाई साहब ने इसको ढूंढा था। इसका भी वही है, ट्राई नाइट्रामीन कुछ आ रहा है इसमें, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव बोला जाता है RDX को। ठीक है, और गन कॉटन क्या है? ट्राई नाइट्रोसेल्यूलोस। कॉटन हम जानते हैं सेल्यूलोस है, और गन कॉटन यानी कुछ आपका नाइट्रो से रिलेटेड होगा ही, अगर विस्फोटक है तो नाइट्रोसेल्यूलोस हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज नाइट्रोसेल्यूलोस, तो गन कॉटन पे टिक कर देना। विच अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द RDX, RDX किसने डिस्कवर किया? हैनिंग।
ठीक है, अगर छोड़ो ये सब भी नहीं, टफेस्ट उन्होंने पूछ दिया कि इनमें से कौन सा है ऐसा जो RDX का दूसरा नाम है, तो उसमें ये सोचो ये वाला बड़ा सा नाम आ गया, तो आप ढूंढ सकते हो ना, नाइट्रा वर्ड आ रहा है तो RDX का कुछ पटाखेदार चीज़ होगी। सिमिलरली इसमें भी ढूंढ ही सकते हो डायनामाइट किससे बना है, एक तो नाइट्रोग्लिसरीन कुछ होगा सर, और दूसरा एक सॉडस्ट। ठीक है, तो यही आपके एक्सप्लोजिव वाला पूरा चैप्टर है। उसके बाद कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेशन, न्यूट्रिशन, मेडिसिन एक्सेट्रा, इन पे देख लेते हैं क्या क्या हमारे काम की चीज़ है। तो देखो सबसे पहले फूड प्रिजर्वेशन का आपको कुछ याद है? प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व कहीं करना है तो हमने एक वर्ड देखा था क्या, हमारे पास जब भी आएगी क्या, मर्सिडीज़ बेंजोएट, बेंज आएगी तो हम उसको अच्छे से प्रिजर्व करेंगे। तो पहला वर्ड आपके पास कहीं ना कहीं इसमें बेंजोइक एसिड, बेंजोएट से आना चाहिए। तो देखो कहाँ दिखा आपको, ये रहा बेंजोइक। ठीक है, सोडियम बेंजोएट आ गए। तो यही सब इसमें आने चाहिए आपको याद, इसके अलावा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्या है फूड प्रिजर्वेटिव में, और क्या क्या है, सोडियम बेंजोएट के अलावा सोडियम मेटा बाइसल्फाइट है, सॉर्बिक एसिड है, एपॉक्साइड्स है। याद रखने का क्या है, बेंजोएट भाई साहब तुमको याद है, इसको भी याद रख लो, एक सॉर्बिक एसिड को। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, वही मर्सिडीज़ बेंज को हम क्यों प्रिजर्व कर रहे हैं, ताकि इसको बिक सके वो आगे जाके, जब हम कुछ नई BMW वगैरह लें तब हम उसको बेच सकें, तो इसलिए कोई स्क्रैच वगैरह ना लगे। ठीक है, ड्रग्स वगैरह के बारे में, कुछ एंटीपायरेटिक्स होती हैं, कुछ एनाल्जेसिक्स होती हैं, एंटीसेप्टिक्स होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखो एंटीपायरेटिक्स, जब वर्ड आया पायरेटिक्स मतलब बुखार के लिए आ गई। ठीक है, पायरिया पायरेटिक्स वर्ड होता है बुखार के लिए यूज़ करते हैं, तो एंटीपायरेटिक्स यूजुअली यूज फॉर फीवर ओनली। एस्प्रिन हो गया, पैरासीटामॉल की टैबलेट्स आप लेते हैं, एस्प्रिन की टैबलेट्स लेते हैं, दीज आर एंटीपायरेटिक्स। और सपोज कोई आपको बोले कि एनाल्जेसिक्स लिया है आपने, तो एनाल्जेसिक्स आर पेन रिमूवल मेडिसिन होती हैं। आपकी सपोज उंगली में चोट लगी तो आपके एंटीपायरेटिक्स लोगे कि एनाल्जेसिक्स लोगे? एनाल्जेसिक्स लेना होगा, आपके उंगली में पेन है ना, पूरी बॉडी को थोड़ी फीवर थोड़ी है आपको। ठीक है, तो पैरासीटामोल ऐसे टाइम पे नहीं लेनी है, ऐसे टाइम पे क्या लेनी है आपको, रिलीव पेन विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसमें भी दो टाइप की हैं कि नॉन नार्कोटिक है, तो इन दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं एज ए एनाल्जेसिक, और उसके बाद कुछ नार्कोटिक हैं जो आपको थोड़ा कॉन्शियसनेस उसमें आपका डोल जाएगा, जैसे मॉर्फिन, कोडीन। ठीक है, तो ये सब आपका एनाल्जेसिक्स हो गया। तो अगर कोई पूछे कि एस्प्रिन क्या है, तो एस्प्रिन इज़ बोथ एंटीपायरेटिक भी है, एनाल्जेसिक भी है, तो ये पेन भी रिमूव करती है और फीवर भी। सिमिलरली पैरासीटामोल का भी है कि पेन भी रिमूव करती है और फीवर भी। एंटीसेप्टिक क्या होगा, एंटीसेप्टिक तो हमको पता ही है, जो भी सेप्टिक चीज़ों से हमको बचाए, जैसे अल्कोहल हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, बोरिक एसिड हो गया, ये सब आपको पता है। गार्लिक के पास भी थोड़ी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और टर्मरिक में है, यस, तभी तो दूध में मिला के पिए जाते हैं हम लोग। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होंगे, ब्लीचिंग पाउडर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड जिसमें हम अपने प्रिजर्व किसको रखते हैं, स्पेसिमेंट्स को। ठीक है, आपने देखा हो लैब वगैरह में ऐसे कभी सांप का वो रखा है, कभी किसी का टर्टल का रखा है, तो वो सब किसके अंदर रखते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में, बिकॉज इट इज़ ए डिसइंफेक्टेंट। फिनाइल का पता है आपको, मिथाइलिन फिनॉल पता है, क्लोरीन इज़ अ डिसइंफेक्टेंट, तभी तो स्विमिंग पूल में डालते हैं क्लोरीन। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या है, काम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिड्यूस एंग्जाइटी, स्लीप। ठीक है, ये काम आता है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, जो फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया, पेनिसिलिन वॉज फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग। एनेस्थेटिक क्या होता है, एनेस्थीसिया, याद है ना, एनेस्थीसिया भी आपका कोई ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर बोलता है एनेस्थीसिया लगेगा, लोकल की जनरल। लोकल मतलब किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को सुन्न कर दिया, उस पर आपको पता नहीं। जनरल एनेस्थीसिया मतलब पूरी बॉडी को ही सुला दिया, स्पेसिफिक पार्ट नहीं, जनरली। ठीक है, जनरल और लोकल हो गया। तो इसमें याद रखने की यही चीज़ थी, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, और एक और आता है आपके एंटीहिस्टामाइंस। एंटीहिस्टामाइंस, हिस्टामाइंस क्या होता है आपके, ऐसे याद रख लो, जब भी एलर्जी होती है तब एंटीहिस्टामाइंस खानी होती है। अगर आपने देखा सेट्रीजीन टैबलेट्स होती हैं, वो क्या है, एंटीहिस्टामाइंस होती हैं। तो लेवोसिट्राजीन वगैरह कब खाएं, जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन हो, बार बार छींकें आएँ, आँखों से पानी आना, ये सब आपके हिस्टामाइंस खाते हैं। फीवर वगैरह रोकना है, पेन वगैरह रोकना है, तो एंटीपायरेटिक्स या एनाल्जेसिक्स खाएं नहीं मतलब लेते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करता है, ऐसे नहीं कि सर ने बोला था तो मैं खाने बैठ गई। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर डिटर्जेंट एंड सोप्स। डिटर्जेंट एंड सोप क्या है, तो देखो दोनों में पहली बात तो डिफरेंस है, डिटर्जेंट्स और सोप में दोनों में डिफरेंस है। हम लोग ऐसा नहीं कंसिडर कर सकते कि दोनों सेम चीज़ें हैं, क्योंकि देखते हैं,
Detergent is a water soluble cleansing organic compound that combines with impurities and dirt to make them soluble. ठीक है, it differs from soap as it does not form scum with salts in hard water. क्या है ये scum, हम देखते हैं आगे. ठीक है, removes dirt and grease, ये सब तो आपको पता ही है. Soap is only for soft water. Detergent works for both soft and hard water. ये सबसे डिफाइनिंग चीज़ है इसकी कि सोप आपका सिर्फ सॉफ्ट वाटर का है, S इज टू एस. बट जो आपका डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट मतलब दोनों के लिए, D इक्वल टू दोनों, यानी कि सॉफ्ट प्लस हार्ड वाटर में भी काम करता है. केमिकली डिटर्जेंट इज़ द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बनाया गया है कि आपका डिटर्जेंट. ठीक है, सोडियम एग्जाम्पल क्या है इसका, सोडियम लॉरेल सल्फेट. ये अगर आपको शैम्पू वगैरह में भी कई बार डाल दिख जाता है तो उसके खिलाफ आंदोलन चलता है कि सोडियम, देखो इसमें तो सोडियम लॉरेल सल्फेट है, हमको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो डिटर्जेंट्स में होता है. ऐसे ऐसे चीज़ें चलती रहती हैं, आप सुन पाएंगे अपने आसपास के माहौल में. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट इज़ न्यूट्रल, नहीं जानने की ज़रूरत. सॉल्यूशन ऑफ सोप इज़ एल्कलाइन. ठीक है, सोप क्या है आपका, सोप है आपका सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स. ठीक है, अब हम देखते हैं ये सब वर्ड्स क्या थे. स्कम क्या है, कहाँ गया ये स्कम क्या है, और ये हाउ इज़ सॉरी डिटर्जेंट डिफरेंट फ्रॉम सोप. देखो सबसे पहले अगर आप इसकी बनाने की प्रोसीजर पे जाएंगे तभी इसमें आपको समझ में आ जाएगा. क्या, जैसे सोप कैसे बनता है आपका और डिटर्जेंट कैसे बनता है, इन चीज़ों पे ध्यान देना. सोप आपका बनता है सैपोनिफिकेशन, एक प्रोसेस होता है. क्या हुआ उसमें, सिंपल सा आपका कोई भी नेचुरल फ़ैट लिया, नेचुरल फ़ैट या नेचुरल कोई भी ऑयल्स लिए, उनको क्या किया हमने, किसी एल्कलाई के साथ उसका क्या रिएक्शन करवाया. ठीक है, नेचुरल कुछ भी लिया आपने फ़ैट या ऑयल, उसका हमने एल्कलाई के साथ, किसी भी एल्कलाई के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ आपका सैपोनिफिकेशन. इसकी वजह से आपके पोटेशियम या सोडियम के सॉल्ट बन गए. ठीक है, लॉन्ग फैटी एसिड की चेन बन गई. ठीक है, पोटेशियम या सोडियम के सॉल्ट बन गए, ये आपका सोप बन गया. सैपोनिफिकेशन का प्रोसेस होता है. सिमिलरली आपके डिटर्जेंट कैसे बनते हैं, इसमें तो कुछ नेचुरल रहा है ना, कि नेचुरल हमारे ऑयल्स लिए हैं, नेचुरल सोप में नेचुरल ऑयल्स लिए थे, नेचुरल फ़ैट लिया था, उसको एल्कलाई से रिएक्शन करवाया था. परंतु इसमें क्या करना है डिटर्जेंट में हमारा ये है कि ये सिंपली हमारे जो भी सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं उनके थ्रू इट बनते हैं. मतलब कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ही थ्रू डिराइव किए गए. ठीक है, और या किसी प्लांट सोर्स के थ्रू, बेसिकली ये है कि आपका सिंथेटिक है, ये चीज़ें सिंथेटिक कंपाउंड के थ्रू डिटर्जेंट बनते हैं. ये नेचुरल था, ये सिंथेटिक है, सिर्फ इतना याद रखो पहला तो. ठीक है, दूसरा हमने वो हार्ड और सॉफ्ट वाटर का वाला क्लासिफिकेशन देख लिया कि सोप वाला सिर्फ सॉफ्ट में वर्क करता है और आपका डिटर्जेंट हार्ड प्लस सॉफ्ट दोनों में, वाटर उसमें वर्क करता है. ठीक है, और कुछ जानना है इसके बारे में, स्कम वाला हम देख लेते हैं अब. तो देखो ऐसा है कि आपके जो भी हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर में हमेशा क्या होते हैं, दो चीज़ें होती हैं. कामा क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, आयंस होते हैं हार्ड वाटर में. और जब भी ये सोप के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ, इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड. जो भी हैं आपको इतना नहीं जानना है, बस इतना याद हो कि इसमें कामा होता है. कामा रिएक्ट करता है सोप से और उसमें कुछ ऐसा होता है कि आपका ये जो इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स बन जाते हैं, ये मतलब सोप जब भी यूज़ करते हैं तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स ये ऐसे थक्का सा बना देता है वाइट कलर का. ठीक है, विच इज़ इनसॉल्यूबल, ये इसी को बोलते हैं स्कम. ठीक है, तो सिर्फ इतना ही जानना है आपको. तो यानी कि डिटर्जेंट आपका हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर दोनों में वर्क करता है और सोप आपका सिर्फ सॉफ्ट वाटर में. ठीक है, ये सैपोनिफिकेशन का प्रोसेस बता दिया मैंने. फ़ैट, नेचुरल फ़ैट ऑयल लिया, एल्कलाई से किया, उसको रिएक्शन करवाया तो सोप बन गया. ठीक है, ये आपका सैचुरेटेड फ़ैट लिया, हार्ड सोप बन गया. वेजिटेबल ऑयल्स ये सब सॉफ्ट सोप बन गया. रॉ मटेरियल यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वेजिटेबल ऑयल चाहिए. कॉस्टिक सोडा हमने कहीं देखा था कि कॉस्टिक सोडा. ठीक है, उसके बाद क्या लिया, कुछ छोटी मोटी और चीज़ें, ग्लीसरॉल लिया जिससे ग्लीसरीन वगैरह है, छोटी मोटी चीज़ें और डाली, प्लस ये सब करके आपका सैपोनिफिकेशन के थ्रू आपका सोप बन गया. ये आपका सोप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया. यही आपका बेसिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसके अलावा ये जो कुछ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, आपको कुछ फार्मूले जानने हो तो जान सकते हैं कि डायमोनियम फॉस्फेट क्या होता है, ये सब होता है. वैसे यूज़फुल नहीं है. ठीक है, एलिमेंट्स एंड देयर नंबर है, या फिर एटॉमिक मास वगैरह देखना है. टाइप ऑफ आर्टिफिशियल शुगर्स देख लेना क्या क्या है. स्पार्टेम है, सैकरिन है, सुक्रोलोस है. कैसे याद रखें सर, ये तो हम
देखो सैकरिन में तो वैसे ही वर्ड आ रहा है शक्कर, तो ये ऐसे ही याद रहेगा। एस्पार्टेम याद रख लो, सुक्रालोस बता ही दिया मैंने, सुक्रोलोस, सुक्रोस, ये सब आप जानते हैं कि शुगर का ही पार्ट है। एक्सप्लोसिव हम देख चुके हैं सारे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें टेबल्स को एक बार गो थ्रू कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो इट्स फाइन, कुछ याद रख लेना। जैसे सुक्रोज का मैंने क्या बताया था, इट इज़ नोन एज टेबल शुगर, उन्हीं को ये हमने टेबुलर फॉर्म में मेंशन किया है सारी चीज़ें रिवाइज करने के लिए, ठीक है। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं, बस हल्का अगर याद है आपको बचपन से ही लिबी बकनॉफ नीना मगालसी पास्कल ये सब याद है तो इट्स फाइन। अगर नहीं याद तो अब रटने के काम मत करने बैठ जाना कि मुझे पूरी पीरियोडिक टेबल याद रहे। तो उसके बेसिक्स याद रख लेना, क्या क्या इधर वाले जो हैं हॉरिजॉन्टली ग्रुप्स हैं, इन वालों को पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। ये सब हैं कि आपके लेंथनाइट्स कहाँ होते हैं, एक्टिनाइट्स कहाँ होते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक मेटल्स नॉन मेटल्स को कैसे डिवाइड करते हैं, ये आप चीज़ों याद रख लेना, ठीक है। यही आपका मार्क करता है केमिस्ट्री को। एंड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से हम बायोलॉजी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।